हेलो एवरीवन, दिस इज सिद्धार्थ पटेल। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम मात्र 30 मिनट के अंदर अंदर ये वाला जो आपका चैप्टर है न्यू सेंटर्स ऑफ पावर, इस चैप्टर को हम मात्र 30 मिनट के अंदर अंदर समझेंगे। इसका मैंने एनसीईआरटी रिवीजन आपको ऑलरेडी करवा दिया है, तो अगर आपने वो नहीं देखा हो तो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन मैंने ऑलरेडी समझा दिया। अगर आपको वो देखना है तो आप वो देख सकते हैं। और ये मोर और एवर ये मसाला रिवीजन है जिसमें हम आपके लिए क्विक रिवीजन टाइप होगा कि पूरे चैप्टर को हम मात्र 30 मिनट के अंदर अंदर हम पूरे चैप्टर को समझ लेंगे। इस चैप्टर का नाम बदला गया है, नया नाम है न्यू सेंटर्स ऑफ पावर। पुराना नाम आपको पता ही है। कौन सी बुक है? कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स वाली जो आपकी बुक है वो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। न्यू सेंटर्स ऑफ पावर। अब हम लोग देख रहे थे कि एक तरीके से यूएस की हेजेमनी हो गई थी। ठीक है, यूएस की हेजेमनी हो गई थी और हमने देखा कि बायपोलर वर्ल्ड के बाद में भी फिर एकदम से बायपोलर वर्ल्ड आता है जिसमें हमने यूएसए को देखते हैं, रशिया को देखते हैं। फिर उसमें हम लोग देखते हैं क्या होता है, यूएसए जो है वो अपने कैपिटलिज्म को फैलाता है और जो रशिया है वो कम्युनिज्म वाली आइडियोलॉजी को फैलाता है। तो हम देखते हैं कि जो पूरा वर्ल्ड है वो दो आइडियोलॉजी में स्प्लिट हो जाता है, एक कैपिटलिस्ट ब्लॉक हो जाता है, एक कम्युनिस्ट ब्लॉक हो जाता है। हमने ये भी देखा कि जो ईस्टर्न यूरोप है, ईस्टर्न यूरोप जो है वो सोवियत यूनियन, ठीक है, सोवियत यूनियन के अनुसार वो कम्युनिज्म की चपेट में आ जाता है। तो यूएस चाहता है, क्या चाहता है वो, कि ये जो वेस्टर्न ब्लॉक है, जो यूरोप का जो वेस्टर्न ब्लॉक है वो कैपिटलिज्म से ही इन्फ्लुएंस्ड है। अब अगर आप वर्ल्ड वार 2 को ध्यान करो तो वर्ल्ड वार 2 में क्या हुआ था? वर्ल्ड वार 2 में हमने देखा कि जो यूरोपियन जो कंट्रीज थी उनकी इकोनॉमी एकदम तहस नहस हो चुकी थी। अब उनकी इकोनॉमी एकदम तहस नहस, जो वहां पे मेजर जो पावर थी फ्रांस, जर्मनी, ये सब लड़ भिड़ के हमने देखा कि युद्ध में, देखो युद्ध में एक पार्टी जीतती, एक पार्टी हारती है, लेकिन जो जीतता है उसका भी बहुत ज्यादा नुकसान होता है, उसके बहुत सारे सोल्जर्स मारे जाते हैं, साथ ही साथ इकोनॉमिक क्राइसिस अलग होती है। तो यूरोप की आप ऐसे समझो इकोनॉमी पूरी कोलैप्स। ईस्टर्न यूरोप ऑलरेडी सोवियत यूनियन के चपेट में आ चुका है कम्युनिज्म के। अब बचा वेस्टर्न ब्लॉक। अब यूएसए को यह देखना है कि अगर उसने इस वेस्टर्न ब्लॉक को अच्छे से, यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हुआ तो ये लोग भी कम्युनिज्म के चपेट में आ जाएंगे। तो यहाँ यूएसए ने क्या किया? यूएसए ने मार्शल प्लान लेके आया। मार्शल प्लान में क्या था? मार्शल प्लान में ये था कि वो जो वेस्टर्न यूरोप की जो कंट्रीज थी उनको यूएसए एड दे रहा था, उनके इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कुछ रुपए वगैरह कुछ दे रहा था ताकि इन कंट्रीज का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके और ये कैपिटलिज्म ये यूएसए के टुवर्ड्स टिल्टेड रहे। इतनी पूरी आपको पूरी पिक्चर क्लियर है। अब हमने देखा कि यूरोपियन कंट्री जो थी उनके पास दो ऑप्शन थे, या तो वो जो वर्ल्ड वार 2 वाली जो लड़ाई है उसको हमेशा जीवन भर चलाए, या फिर वो ये सोचें कि साथ में मिलकर कॉपरेट करें और जो हमारी इकोनॉमी को लॉस हुआ है उसको सुधारें। तो यहाँ पे बड़ी चालाकी से और कहेंगे बड़ी समझदारी से सारी यूरोपियन कंट्रीज ने सोचा कि नहीं, हमें क्या करना है, हमें हमारे रीजन को डेवलप करना है, हमें हमारी कंट्री को डेवलप करना है। बार को मारो गोली, अब हम क्या करते हैं, हम हमारी कंट्री को डेवलप करते हैं। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं, यहाँ से जो यूरोपियन कंट्रीज थी उन्होंने भी अपने डेवलपमेंट का काम शुरू किया, उन्होंने भी अपने डेवलपमेंट की बात शुरू की। ठीक है, मार्शल प्लान आपको पता चल गया। यहां पे क्या था? टू रिवाइव द यूरोपियन इकोनॉमी, यूएस इंट्रोड्यूस मार्शल प्लान टू एस्टैब्लिश ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन इन 1948 थ्रू ओईसीसी। वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री बिगेन टू कोऑपरेट ऑन ट्रेड एंड इकोनॉमिक इशू। अब यहां पे क्या बनाया गया? ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कॉपरेशन बनाया गया। इसमें क्या था? इसमें सारी कंट्री आपस में एक तरीके से ट्रेड वगैरह में आपस में पार्टनरशिप करके सारी चीजें करने लगी। क्लियर है? ये चीज आपको समझ में आ गई। अब एक चीज आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे यूरोपियन यूनियन कब बना था? यूरोपियन यूनियन 1992 में बना था। आज की तारीख में यूरोपियन यूनियन में कितने मेंबर है? आज की तारीख में यूरोपियन यूनियन में 27 मेंबर है। ब्रिटेन ने एग्जिट ले ली है, जो कि ब्रेक्जिट के नाम से। तो ब्रिटेन ने एग्जिट ले ली, तो अब 28 नहीं, अब 27 मेंबर बचे। ब्रिटेन ने एग्जिट 2020 में ले ली थी। क्लियर? ये चीज भी आपको यहां पे समझ में आ गई है। अब एक तरीके से हमने देखा कि जो यूरोपियन यूनियन है वो कहीं ना कहीं एक अमेरिका के अल्टरनेटिव में निकल के आया, अमेरिका के अल्टरनेटिव में एक पावर निकल के आई।
इसको कुछ इस तरीके से समझो, एकदम से यूरोपियन यूनियन नहीं बना। सबसे पहले क्या बना, यूरोपियन कोल वाला बना, जहां पे वो लोग कोल और न्यूक्लियर वाले पे, एटॉमिक एनर्जी पे उन्होंने कॉपरेशन करना स्टार्ट की। फिर यूरोपियन पार्लियामेंट बनी, फिर यहाँ पे उन्होंने देखा कि उनका एक फ्लैग बना, उनकी एक कॉमन करेंसी बनी। फिर यहाँ पे ये भी हो गया कि कुछ कुछ कंट्री में, मान लो आपने एक कंट्री का वीजा ले लिया तो दूसरी कंट्री का आपको वीजा लेने की जरूरत नहीं है। कुछ कुछ यूरोपियन कंट्री ने ये वाला मॉडल भी लेके आ गए। तो हमने देखा कि यहाँ पे कितनी ज्यादा इकोनॉमी इंटरकनेक्टेड हो गई थी यूरोप में। तो और बाद में ये 1992 में यूरोपियन यूनियन में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है, इतना समझ में आया। अब हम यूरोपियन यूनियन को एक चैलेंज क्यों मानते हैं, हम लोग यूरोपियन यूनियन को एक मोस्ट पावरफुल या वन ऑफ द पावरफुल क्यों कहते हैं, मोस्ट तो नहीं लेकिन वन ऑफ द पावरफुल यूनियन क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर हम लोग अमेरिका के बाद में देखें तो अमेरिका के बाद में यूरोपियन यूनियन की जीडीपी सबसे ज्यादा है। यूरोपियन यूनियन की कंबाइंड जीडीपी, सिर्फ फ्रांस या जर्मनी इनकी बात नहीं कर रहा हूं, जितनी भी कंट्री है अगर हम उनकी कंबाइंड जीडीपी देखेंगे तो यूरोपियन यूनियन की सबसे ज्यादा है। अगर हम अलग अलग करके देखेंगे तो यूएसए फिर चाइना आएगा, लेकिन हमने इतनी सारी कंट्री को क्लब कर दिया तो जीडीपी सबसे ज्यादा यूरोपियन यूनियन की हो गई। डिफेंस के मामले में देखें तो यूरोपियन यूनियन अच्छा खासा डिफेंस एक्सपेंडिचर पे खर्च करती है। सारी कंट्री की डिफेंस आर्मी को निकाल ले तो बहुत बड़ी आर्मी हो जाती है। साथ ही साथ यूरोपियन यूनियन का एक जो मेंबर स्टेट है वो यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है। कौन है? फ्रांस है। फ्रांस को परमानेंट सीट मिली है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की। साथ ही साथ वहां पे जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर रहते हैं वहां पे 2 लोग हमेशा कोई ना कोई ये यूरोप की कंट्री रहती है जो कि यूरोपियन यूनियन का मेंबर है। तो हमने देखा कि वर्ल्ड लेवल पे भी यूरोपियन यूनियन की पकड़ अच्छी है। साथ ही साथ यहाँ पे फ्रांस के पास में क्या है, फ्रांस के पास में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है। फ्रांस चाहे तो मतलब उसके पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है। ये चीज समझ में आ गई। इनमें ट्रेड अच्छा खासा होता है और हम लोग कहते हैं कि यूरोपियन यूनियन एक सुपरा नेशनल अथॉरिटी बन गई है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे पार्लियामेंट भी है इनका, यहाँ पे ये लोग नेगोशिएशन भी कर रहे हैं, इनकी फॉरेन पॉलिसी भी है, इनकी डिफेंस पॉलिसी भी है। तो ये कहीं ना कहीं किसको चैलेंज कर रही है? कहीं ना कहीं चाइना को भी चैलेंज करते हैं और कहीं ना कहीं ये यूएसए को भी चैलेंज करते हैं। जब जरूरत पड़ती है तो ये लोग चाइना के खिलाफ बोलते हैं कि वहां बहुत ज्यादा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस वगैरह हो रहे हैं, तो ये लोग चाइना के खिलाफ भी बोलते हैं और चाइना के खिलाफ भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में वोट करते हैं। क्लियर हुआ? तो हमने यहां देखा कि यूरोपियन यूनियन एक बहुत इंपॉर्टेंट पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन बन के आया। इसे सुप्रा नेशनल इसलिए कहते हैं क्योंकि हमने देखा कि नेशनल बाउंड्री से परे एक ऊपर एक पार्लियामेंट है जिसके कि डायरेक्ट इलेक्शन हो रहे हैं और जो कि मेजर यूरोपियन यूनियन की डिसीजन ले रही है, इसलिए हमने इसे एक सुप्रा नेशनल अथॉरिटी कहा। क्लियर? ये सारी चीजें आपको यहाँ पे समझ में आ गई है। ये यूरोपियन यूनियन का फ्लैग है, ये यूरोपियन यूनियन का फ्लैग है। यहाँ पे 12 स्टार है, 12 यहाँ पे ये लोग लकी नंबर मानते हैं, तो यहाँ पे इनके 12 स्टार्स हैं। क्लियर? ये चीज समझ में आ गई। तो एक चैलेंज तो किसने दिया? एक चैलेंज तो हमने यहाँ देखा कि यूरोपियन यूनियन ने क्या, यूरोपियन यूनियन एक तरीके से एक वर्ल्ड पावर के तौर पे पेश हुआ है, कंपेरेबल अगर हम लोग चाइना और यूएसए को देखें। दूसरा अगर हम देखें तो आसियान, ठीक है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है, एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ये किसका है? साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जो है ना, जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है ये इनका है, ठीक है। यहाँ पे ये 10 कंट्रीज है, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, लाओस, फिलीपींस, ब्रुनाई, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो 10 कंट्री है, ये 10 कंट्री यहाँ पे एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशन की, दैट इज आसियान की क्या है? आसियान की ये लोग मेंबर्स हैं। अब अगर यहाँ पे देखें तो आसियान के पीछे का रीजन क्या था, आसियान बना कैसे? अब देखें तो ये जो कंट्रीज हैं जितनी भी, इन्होंने सबने एक जैसी प्रॉब्लम देखी, जैसे कॉलोनियलिज्म का सामना इन सब ने किया। सभी को लगभग एक समय पे आजादी मिली, 2, 4, 5 साल आगे पीछे, साथ साथ में इन्होंने वही गरीबी देखी, वही पॉवर्टी देखी। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डिस्प्यूट्स नहीं है, इस रीजन में बहुत सारे डिस्प्यूट है, लेकिन ये कंट्रीज साथ में आती है। ये कंट्रीज क्या बोलती है? ये कंट्रीज बोलती है कि हम साथ में इकोनॉमिक पार्टनरशिप हम लोग करते हैं, फ्री ट्रेड वगैरह करेंगे, इकोनॉमिक पार्टनरशिप करेंगे और अच्छे से हमारा ट्रेड बढ़ाएंगे और क्या करेंगे, और अच्छे से इस रीजन को डेवलप करेंगे। क्लियर हुआ? साथ ही साथ ये लोग क्या करते हैं, साथ ही साथ ये लोग करते हैं कि यहाँ पे इन्होंने एक सिक्योरिटी काउंसिल बनाई थी जिसमें ये लोग बात करते हैं कि कोई भी किसी पे अटैक नहीं करेगा। यहाँ पे जितने भी डिस्प्यूट है, इन जितनी कंट्रीज में जितने भी डिस्प्यूट है, कुछ का बॉर्डर इशू है, कुछ का कुछ है, तो हम आपस में बैठ के सारी चीजों को सुलझा लेंगे, हम अटैक नहीं करेंगे। अब देखा जाए तो क्या ये यूरोपियन यूनियन जितना पावरफुल है? जी नहीं, यूरोपियन यूनियन जितना पावरफुल नहीं है, ना ही ये कोई सुप्रा नेशनल
अथॉरिटी है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ऊपर इनकी कोई पार्लियामेंट है, इनके ऊपर भी कोई गवर्नमेंट है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन यहाँ पे हम लोग देखते हैं जितनी भी कंट्रीज आप देख रहे हो, लाइक सिंगापुर देख रहे हो, थाईलैंड देख रहे हो, ठीक है, मलेशिया, इंडोनेशिया, इन सबको देख रहे हो, तो ये इमर्जिंग इकोनॉमीज है। आज की तारीख में सारे देश बहुत स्पीड से ग्रो कर रहे हैं, इनकी इकोनॉमी बहुत स्पीड से ग्रो कर रही है। अब इंडिया इसका पार्ट नहीं है, इंडिया इसका परमानेंट मेंबर नहीं है, लेकिन इंडिया ने क्या किया है, इंडिया ने कुछ कुछ कंट्रीज के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करके रखा है। जैसे सिंगापुर के साथ में इंडिया ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करके रखा है। और जो इंडिया की लुक ईस्ट पॉलिसी है, वो लुक ईस्ट पॉलिसी एक तरीके से आसियान मेंबर्स के लिए है, और आसियान मेंबर्स और इंडिया की हर साल सबमिट होती है, जहां पे ये सारे मेंबर्स और इंडिया मिलके अपनी बायलैटरल जो टाइज है उन पे डिस्कस करते हैं। तो हर साल इंडिया आसियान समिट भी होती है। इंडिया कंटिन्यूअसली इन कंट्री से इंगेज्ड है थ्रू लुक ईस्ट पॉलिसी। क्लियर है, ये चीज समझ में आई। अब ये जो कंट्री है ये भी कहीं ना कहीं एक तरीके से देखो तो एक पावरफुल रीजन होके हमें दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे सारी कंट्री एक इमर्जिंग इकोनॉमीज है, सारी कंट्री साथ में आ गई, सारी कंट्री इकोनॉमिक लेवल पे, सिक्योरिटी लेवल पे क्या कर रही है, सिक्योरिटी लेवल पे कॉपरेट कर रही है, साथ ही साथ ये लोग कल्चरल लेवल पे भी बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं। क्लियर है, तो ये था पूरी आसियान की कहानी। अब आसियान कब बना था? आसियान 1965 में बना था। स्टार्टिंग में पहले 5 कंट्री ने मिलकर बनाया, फिर बाद में कंट्रीज और ऐड होती चली गई। अब आसियान 1965 में बना बाय 5 कंट्री और बाय बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू 1967 में आसियान बना। स्टार्टिंग में 5 कंट्री थी, फिर बाद में और कंट्री ऐड होती गई। क्लियर है, ये वाली चीज आपको यहाँ पे क्लियर हो गई है। फिर यहाँ पे 3 कमेटी बनाई, आसियान सिक्योरिटी कमेटी, आसियान इकोनॉमिक कमेटी, आसियान सोशियो कल्चर कमेटी। सिक्योरिटी कमेटी बता दिया कि कोई भी हमला नहीं करेगा, सब एक दूसरे की सिक्योरिटी के बारे में सोचेंगे। इकोनॉमिक कमेटी का भी मैंने बता दिया, अच्छे से ट्रेड होगा, फ्री ट्रेड होगा। सोशियो कल्चर कमेटी मतलब यहाँ पे सारा कल्चरल भी प्रमोशन होगा। क्लियर है, ये सारी चीजें समझ में आई। अब आसियान विजन 2020 encourages negotiation over the conflicts in the region by mediating and meets annually to discuss East Asian cooperation। अब जो आसियान विजन 2020 है, पहला तो उसका ये है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को दिखाना कि हम कुछ हैं, हमारी कंट्रीज कुछ है, और जो इन कंट्रीज के जो डिस्प्यूट्स हैं उन सारे डिस्प्यूट्स को हम नेगोशिएशंस के थ्रू सुलझा लेंगे, सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को नेगोशिएशन के थ्रू सुलझा लेंगे, और सारी ईस्ट एशियन कंट्रीज जो है वो एनुअली मिलेंगी और अपने इश्यूज को डिस्कस करेंगी और एक तरीके से प्रॉपर कॉपरेशन करेगी। ये था आसियान विजन 2020। क्लियर है, ये चीज आपको यहाँ पे समझ में आ गई। अब यहाँ पे तीसरा जो आता है वो है चाइना। चाइना को हम देखते हैं, ये फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है सिंस 1978। अब ऐसा क्या हुआ, 1949 से लेके 1978 तक, 1949 में चाइना आजाद हुआ, इंडिया भी 1947 में आजाद हुआ। तो हम लोग देखते हैं 1949 से लेके 1970 तक चाइना ने बहुत ज्यादा क्लोज इकोनॉमी रखी। ठीक है, क्लोज इकोनॉमी रखी। चाइना एकदम सोवियत यूनियन के मॉडल से इंस्पायर था, यहाँ पे कम्युनिज्म की बहुत ज्यादा बात थी। लेकिन चाइना को धीरे धीरे समझ में आने लगा, क्योंकि चाइना की जो ग्रोथ रेट है वो 2-3% से बढ़ रही थी। चाइना में इन लोगों ने देखा कि प्रोडक्शन अच्छे से नहीं हो पा रहा है, लोग बेरोजगार हैं, तो इन्होंने देखा कि काम बढ़िया से नहीं चल रहा है। तो 1978 में क्या किया, चाइना ने स्टेप बाय स्टेप अपनी इकोनॉमी ओपन अप करने की कोशिश की। अब स्टेप बाय स्टेप कैसे ओपन अप करने की कोशिश की, पहले इन्होंने एग्रीकल्चर में की, फिर इन्होंने इंडस्ट्री में की, फिर इन्होंने टेक्नोलॉजी, डिफेंस, फिर इनमें ऐसे धीरे धीरे की। सबसे पहले इन्होंने एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज किया। साथ ही साथ इसी एरा के दौरान हम लोग देखते हैं कि चाइना यूएसए से भी क्या करता है, यूएसए से अपने रिलेशन स्टैब्लिश कर लेता है। पहले यूएसए से चाइना की कोई रिलेशन अच्छे से स्टैब्लिश नहीं थे, लेकिन इस दौरान हम लोग देखते हैं कि चाइना और यूएसए के रिश्ते में पहली बार वो उनके रिलेशन स्टैब्लिश होते हैं। ये चीज समझ में आई। तो चाइना 1978 के टुवर्ड्स से धीरे धीरे कैपिटलिज्म के टुवर्ड्स मूव करता है। जैसे आपने सोवियत यूनियन में देखते हैं कि वहां पे एक झटके में चेंज आया तो सोवियत यूनियन कैसे कोलैप्स हो गया। तो चाइना को पता था कि कम्युनिज्म में बहुत सारी समस्याएं हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं है, तो चाइना ने 1978 में धीरे धीरे अपनी इकोनॉमी को ओपन अप किया, धीरे धीरे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया, पहले एग्रीकल्चर में किया, फिर इंडस्ट्री में किया। तो यहाँ पे सारी चीजें धीरे धीरे होती रही। साथ ही साथ में सरकार ने अच्छा खासा कंट्रोल भी रखा। ऐसी बात नहीं कि सरकार ने पूरा प्राइवेट प्लेयर के ऊपर छोड़ दिया। तो यहाँ पे सरकार का भी कंट्रोल, प्राइवेट प्लेयर भी आ गए। स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए गए। स्पेशल इकोनॉमिक जोन में क्या था, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में यह था कि वहां पे
जो इंडस्ट्रीज मतलब वहां से जो बाहर से जो एफडीआई आएगी, बाहर से जो इंडस्ट्री सेटअप करेगा वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में करेगा। ये एकदम इंडस्ट्रियल जोन रहेंगे, फ्री ट्रेड जोन रहेंगे, यहाँ अच्छी खासी इंडस्ट्री सेटअप होगी। तो यहाँ पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए गए। सिर्फ वहां पे सबसे पहले सिर्फ वहां पे आजादी मिली थी कि तुम पहले यहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप करो, फिर धीरे धीरे ये ओपन अप करते गए। तो हमने यह देखा कि चाइना ने अपनी इकोनॉमी को 1978 से जैसे जैसे इन्होंने रिफॉर्म करा वैसे वैसे चाइना डेवलप होते गया, और कहा जाता है कि 2040 में चाइना यूएसए को ओवरटेक कर लेगा और उससे पहले भी कर लेगा। तो चाइना कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड के लिए एक तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि मेजर इकोनॉमिक पावर के तौर पे गुजरा है। और आज की तारीख में हम लोग देख रहे हैं कि चाइना के पास में बहुत ज्यादा फॉरेन रिजर्व है, और इतने ज्यादा फॉरेन रिजर्व है कि वो लेटिन अमेरिका में इन्वेस्ट कर रहा है, एशियन कंट्री में इन्वेस्ट कर रहा है, सबको कर्जा दे रहा है, उनको कर्जे तले दबा रहा है। तो वो वर्ल्ड लेवल पे भी अपनी डोमिनेंस बढ़ा रहा है चाइना। समझ में आ गया। लेकिन चाइना के साथ में कुछ इश्यूज भी आया जब उन्होंने ओपन अप किया। तो ऐसा नहीं कि सारी चीजें अच्छी हुई, एक बार के लिए बहुत ज्यादा बेरोजगारी भी आई, बहुत ज्यादा लोग बेरोजगार भी हुए, महिलाओं को नौकरी नहीं मिली, तो इश्यूज भी आए। लेकिन चाइना ने अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ाते रहा। ये पूरा यहाँ पे चाइना का था। अब बारी आती है यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की। तो अगर हम यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की बात कर एम्प्लॉयमेंट बोल रहा हूँ, अब बारी आती है यहाँ पे इंडिया की। इंडिया भी अगर हम लोग देखें तो 21st सेंचुरी में एक इमर्जिंग ग्लोबल पावर के तौर पे नजर आया। सारे देश देखते हैं कि इंडिया एक इमर्जिंग ग्लोबल पावर है, और सारे देश क्या देखते हैं, सारे देश यहाँ पे ये समझते हैं कि इंडिया अपने कल्चरल इन्फ्लुएंस से साथ ही साथ इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस से बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है वर्ल्ड में। आज की तारीख में इंडिया वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। इंडियन गवर्नमेंट ने ये टारगेट सेट किया है। क्या टारगेट सेट किया है? 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का टारगेट हमारे यहाँ सेट हुआ है। ठीक है, अगर इंडिया 5 ट्रिलियन इकोनॉमी पे पहुंच जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, पहले नंबर पे यूएसए, दूसरे नंबर पे चाइना, तीसरे नंबर पे इंडिया। अगर ये टारगेट जब भी अगर हम अचीव कर लेते समय रहते हुए, और वो दिन दूर नहीं है बिल्कुल, इंडिया एक दिन बहुत इकोनॉमिक सुपर पावर के तौर पे गुजरेगा और होगा। और चाइना भी इसलिए अपना डोमिनेंस फैला रहा है क्योंकि चाइना को पता है कि इंडिया एक इमर्जिंग ग्लोबल पावर है, इंडिया में बहुत ज्यादा दम है। तो चाइना को भी कहीं ना कहीं थ्रेट है कि इंडिया मेरे लिए थ्रेट का काम कर सकता है। तो ये था इंडिया का। अब अगर हम ब्रिक्स का देखें तो ब्रिक्स में क्या है? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इनिशियली ये ब्रिक था, ये 4 कंट्री थी, साउथ अफ्रीका को बाद में ऐड किया गया। अब हम देखते हैं कि इसमें मेजर इकोनॉमीज लाइक चाइना, इंडिया, ब्राजील एक इमर्जिंग इकोनॉमी है, रशिया। अगर ये चारों मिल जाएं, अगर ये चारों और साथ में साउथ अफ्रीका, ये सब मिलकर अगर काम करे तो ये भी वर्ल्ड में एक अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर का काम कर सकती है। जैसे ब्रिक्स ने एक अपना बैंक खोला, न्यू डेवलपमेंट बैंक। अब वो न्यू डेवलपमेंट बैंक उन्होंने वर्ल्ड बैंक के कंपैरिजन में खोला कि क्या है, हम हमेशा वेस्टर्न इंस्टीट्यूशन को देखते हैं, हमारा बैंक क्यों नहीं हो सकता, सिर्फ वर्ल्ड बैंक ही क्यों है? तो इन कंट्रीज ने अपना न्यू डेवलपमेंट बैंक खोला। ठीक है, तो ब्रिक्स जो था, ब्रिक्स एक तरीके से ये जो वेस्टर्न इंस्टीट्यूशन है, वेस्टर्न कंट्रीज है, इनको चैलेंज करने के लिए बना। अभी ब्रिक्स में ये 5 कंट्री है। क्लियर हुआ? ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। रहा सवाल यहाँ इजराइल का। तो इजराइल को हम लोग देखें तो इजराइल को हम पावरफुल इसलिए बोलते हैं क्योंकि साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन के मामले में इजराइल बहुत आगे। एग्रीकल्चर में देखें तो एग्रीकल्चर की जो टेक्नोलॉजी उनके पास में उसमें बहुत आगे। इंडिया और इजराइल ने बहुत सारे अग्रीमेंट भी साइन किए, स्पेशली एग्रीकल्चर में, कि कैसे कम पानी में हम अच्छे से प्रोडक्शन कर सके। ये वाला टेक्नोलॉजी के मामले में, स्पेस के मामले में इजराइल बहुत ज्यादा आगे। ऑल्दो इजराइल थोड़ा सा यूएसए से अलाय है, लेकिन ठीक है, इजराइल तो भी एक बहुत पावरफुल नेशन के तौर पे हम उसे देखते हैं। रहा सवाल अब रशिया का। तो रशिया में हम लोग ये देखते हैं कि रशिया एक पावरफुल कंट्री है, लेकिन रशियन इकोनॉमी हम लोग देखते हैं कि सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बाद में रशियन इकोनॉमी क्या है, रशियन इकोनॉमी ने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, लेकिन तो भी हमेशा यूएसए को चैलेंज करना होता है तो रशिया हमेशा आगे रहता है। ये चीज भी आपको पता है। लेकिन रशियन इकोनॉमी कोई इतना अच्छा अभी परफॉर्मेंस नहीं दे रही है, लेकिन कंट्री के साइज में देखिए, यूएस को चैलेंज करने के बाद में देखें, न्यूक्लियर वेपन के उसमें देखें, चाहे हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट के उस पर देखें, तो इन सब में रशिया की अच्छी खासी पकड़ है। तो ये था पूरा आपका रिवीजन, जिसमें हमने मात्र थोड़ी सी देर में क्या कर लिया, हमने सारी चीजें समझ ली। यहाँ पे थोड़ा सा इंडिया चाइना रिलेशन की उसमें बताया कि इंडिया चाइना रिलेशन से हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिले। इनिशियली तो हमें ये लगता था कि जब देश आजाद हुआ तो हमें लगता था कि चाइना ने भी सेम प्रॉब्लम फेस की, इंडिया ने भी सेम प्रॉब्लम फेस की, तो ये नारा आया, क्या आया,
हिंदी चीनी भाई भाई। लेकिन जब हमारे कुछ बॉर्डर इश्यूज हुए तिब्बत को लेके, अरुणाचल प्रदेश को लेके, अक्साई चेन वगैरह इन सब को लेके, तो यहाँ पे और जो चाइनीज अटैक हुआ था 1962, उसके बाद में हमारे रिलेशंस बहुत ज्यादा बिगड़ गए थे। लेकिन समय रहते ये रिलेशन सुधरे भी। जब हमारे प्रधानमंत्री राजीव गांधी वहां पे गए तो हमारे थोड़े से रिलेशन सुधरे भी, फिर वहां के लोग यहाँ पे आए। आज की तारीख में इंडिया और चाइना, मतलब इंडिया और चाइना एक लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर के तौर पे है। हालांकि चाइना ज्यादा सामान भेजता है, इंडिया कम सामान वहां भेजता है। हमारे लिए, इंडिया के लिए घाटे वाला है, लेकिन तो भी एक लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। आज की तारीख में आप कितना भी देख लो कि दोनों कंट्री की सेना एकदम फेस ऑफ पे आ गई, लेकिन युद्ध इसलिए नहीं होता है क्योंकि हमारी इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो नो डाउट इंडिया और चाइना के बीच में इश्यूज हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं। इंडिया पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, वो इंडिया को पसंद नहीं। चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, वो इंडिया को पसंद नहीं। बहुत सारे इश्यूज हैं और ये इश्यूज आगे भी रहेंगे, लेकिन तो भी हमारी इकोनॉमिक टर्म्स में कॉपरेशन दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। साउथ एशिया इज रिफर्ड टू एज अ ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज, 7 कंट्री। कौन कौन सी 7 कंट्री है सर? बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका, विच स्टैंड फॉर डाइवर्सिटी इन एवरी सेंस एंड कॉन्स्टिट्यूट जियोपॉलिटिकल स्पेस। यहां पे अगर आप इस मैप को देखोगे तो ये साउथ एशिया में, ये साउथ एशिया में, ये साउथ एशिया में, साउथ एशिया, साउथ एशिया, साउथ एशिया, ठीक है। ये जितनी भी कंट्रीज है और मालदीव्स, ठीक है, और मालदीव्स यहाँ पे है, तो मालदीव्स यहाँ पे है, तो मालदीव्स भी साउथ एशिया का पार्ट है, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये जो कंट्रीज है, ये सारी कंट्रीज साउथ एशिया का पार्ट है। क्लियर? अब यहाँ पे अफगानिस्तान को साउथ एशिया का पार्ट क्यों नहीं बताया गया, या म्यांमार को साउथ एशिया का पार्ट क्यों नहीं बताया गया है? क्योंकि अफगानिस्तान का अगर हम लोग देखें तो अफगानिस्तान का ज्यादा रिलेशन जो है वो जो ईस्ट एशियन कंट्रीज है उसके साथ में अफगानिस्तान का ज्यादा जोड़ा जाता है। यहां पे हम लोग देखते हैं कि जो कंट्रीज है उनके साथ अफगानिस्तान का तालमेल ज्यादा है कंपेरेबल टू इंडिया। देखा जाए तो अफगानिस्तान और म्यांमार आते हैं साउथ एशियन कंट्रीज में, लेकिन म्यांमार का भी हम लोग कहते हैं कि म्यांमार के उस साइड वाले जो देश हैं उनसे ज्यादा इंटरेक्शन है, इसलिए इन दोनों देशों को छोड़ा गया है, इसलिए इन दोनों देशों को साउथ एशिया में कंसिडर नहीं किया गया है। क्लियर? ये चीज समझ में आ गई। अब साउथ एशिया में हम लोग देखते हैं कि बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट है। और साउथ एशिया को हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि आप देखो तो ये सारे देशों को लगभग एक समय पे आजादी मिली थी अंग्रेजों से, ठीक है, एक समय पे आजादी मिली थी। लेकिन हम लोग देखते हैं किसी देश में क्या हुआ, किसी देश में डेमोक्रेसी रह गई, किसी स्टेट में कुछ दूसरा कुछ हुआ। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो इंडिया और श्रीलंका ने जब से ये दोनों आजाद हुए हैं तब से लेके आज तक ये दोनों एक डेमोक्रेटिक स्टेट रहे। वहीं अगर हम लोग पाकिस्तान और बांग्लादेश में देखें तो वहां कभी मिलिट्री रूल या कभी सिविलियन रूल रहा है। हम अगर नेपाल को देखें तो नेपाल में मोनार्की और डेमोक्रेसी के बीच में सारी चीजें चली है। ये वाली चीजें समझ में आई। वही भूटान में देखें तो भूटान एक स्टिल मोनार्की है, लेकिन यहाँ पे किंग ने क्या किया है, किंग ने थोड़ा सा कुछ प्लान्स इनिशिएट कर दिए जिससे कि वहां पे मल्टी पार्टी सिस्टम भी आ गया और साथ में मोनार्की भी है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि हर देश का कुछ अलग अलग पॉलिटिकल सिस्टम है, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लोग पढ़ने वाले हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश, श्रीलंका और किसके बारे में, नेपाल के बारे में। ये 4 कंट्री हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर है? अब आपको पूरी स्टोरी पूरी दिमाग में एकदम सेट है। स्टार्ट करते हैं हम पाकिस्तान से। अब पाकिस्तान आजाद हो गया, पाकिस्तान आजाद हुआ मतलब इंडिया और पाकिस्तान दोनों अलग अलग हुए, पाकिस्तान भी आजाद हुआ, पाकिस्तान ने अपना संविधान बनाया। अब पाकिस्तान ने संविधान बनाया तो वहां के जो आर्मी ऑफिसर थे, ठीक है, जनरल अयूब खान, उन्होंने जनरल अयूब खान ने क्या किया, जनरल अयूब खान टुक द कमांड बाय इलेक्शन बट थ्रोन अवे बाय मिलिट्री रूल ड्यू टू डिससैटिस्फैक्शन ऑफ हिज रूल। जनरल अयूब खान जो थे वो उन्होंने इलेक्शन के थ्रू वो आए तो सपोर्ट में, लेकिन उनको मिलिट्री के द्वारा हटा दिया गया। अब यहाँ पे जो हम देखते हैं पाकिस्तान में क्या होता है, थोड़ी सी देर डेमोक्रेसी, थोड़ी सी देर मिलिट्री रूल, फिर थोड़ी सी देर डेमोक्रेसी, फिर थोड़ी बहुत देर मिलिट्री रूल। अब पाकिस्तान में ऐसा क्यों हुआ है? पाकिस्तान के चुनाव में इंडिया एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता है और इंडिया में वो लोग कश्मीर को बहुत बड़ा मुद्दा उठाते हैं। हम लोग इतनी बात नहीं करते जितनी वो करते हैं। वहां पे कोई भी चुनाव हो, बिना कश्मीर के मुद्दे पे वो लड़ ही नहीं सकते, बिना इंडिया को लेके वो लड़ ही नहीं सकते, ठीक है। तो वहां के लोगों के मन में ऐसी इमेज बनाई गई है कि अगर डेमोक्रेसी आ गई तो कुछ नहीं होगा, मिलिट्री है, अगर मिलिट्री होगी तो हम कश्मीर को ले लेंगे। तो वहां लोगों के मन में ऐसी इमेजेस बना दी गई है जिसके लिए वो लोग कई बार मिलिट्री रूल को सपोर्ट करते हैं।
क्लियर, ये वाली चीज समझ में आई। अब यहां पे क्या होता है, 1971 में एक इलेक्टेड गवर्नमेंट बन जाती है। आपने देखा होगा कि जब भी इंडिया के साथ में पाकिस्तान का वार हुआ है तब तक वहां पे रूल चेंज हुए हैं। जैसे 1965 में वार हुआ तो वहां पे मतलब 1965 में वार हुआ, हम लोग जीत गए तो वहां पे सरकार को हटा दिया। 1971 में वार हुआ तो वहां पे जो मिलिट्री थी उस मिलिट्री को हटा दिया कि देखो इंडिया ने तो बांग्लादेश को अलग कंट्री ही बना दिया, तो तुम मिलिट्री तुम क्या काम के, तुम हटो, यहां पे हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को लेके आएंगे। तो यहां पे हम लोग देखते हैं कि जब जब इंडिया से वार हुए हैं तब तक उनकी सरकारों में भी हमें ट्रांजिशन देखने को मिला है। अब जैसे 1971 में क्या होता है, 1971 में एन इलेक्टेड गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ जुल्फिकार अली भुट्टो, रिमूव्ड बाय जनरल जिया उल हक इन 1977। अब 1971 में एक इलेक्टेड गवर्नमेंट क्यों बनी थी, यहां पे सवाल ये आता है क्योंकि हमने यहां पे बांग्लादेश को अलग कर दिया था पाकिस्तान से। तो लोगों को लगा ये जो हमारा आर्मी ऑफिसर है, ये आर्मी ऑफिसर कोई काम का ही नहीं है, इसको हटाया और वहां पे डेमोक्रेसी मूवमेंट चला और उन्होंने एक इलेक्टेड गवर्नमेंट बनाई। लेकिन वो इलेक्टेड गवर्नमेंट भी ज्यादा देर तक नहीं चली, जुल्फ अली भुट्टो ने वो रिमूव हो गए, किसके द्वारा, जिया उल हक के बारे में। अच्छा, अब यहां पे होता क्या था, यहां पे क्या होता है कि सरकार को रिमूव आर्मी ऑफिसर कर देते हैं। उस आर्मी चीफ को सबसे पहले अपॉइंट कौन करता है, उस आर्मी चीफ को वही सरकार, वही प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर रहे हैं, और उसी प्राइम मिनिस्टर को बाद में वो आर्मी चीफ हटा देता है और खुद पावर में आ जाता है। ये पाकिस्तान की, हम लोग कहें तो पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है उसमें एक बहुत व्यंग या हंसी वाली बात है कि जिसने आपको आर्मी ऑफिसर, जिसने आपको आर्मी चीफ नियुक्त किया, आपने उसी को हटा के और तुम ही देश के प्रधानमंत्री बन गए। ये चीज वहां पे चली आई। अच्छा, अब वहां पे क्या होता है, ये जो आर्मी चीफ जो रहते हैं वो लोग सरकार के खिलाफ, लोगों के मन में बहुत ज्यादा वो देखते हैं कि सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है तो वो लोग सरकार को रिमूव करते हैं, खुद प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं और फिर इलेक्शन, फिर मतलब ऐसे नकली झूठ मूठ का इलेक्शन करवा के खुद वोट पा के बोल देते हैं अब हम ही प्रेसिडेंट है। तो इस तरीके से वहां पे चला है। तो कुल मिला के आप ये समझो कि पाकिस्तान में हम लोग देखते हैं, पाकिस्तान में किसका, पाकिस्तान में मिलिट्री का इंफ्लुएंस बहुत ज्यादा रहा है। तो 1971 से लेकर 1977 तक एक इलेक्टेड गवर्नमेंट रही, लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में जिया उल हक ये क्या बन गए, ये वहां पे सारी भागदौड़ संभालने लग गए। फिर अगेन 1982 में क्या हुआ, 1982 में प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट चलने लगा, बार बार लोग डेमोक्रेसी की मांग करने लगे। तो यहां पे फिर से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बन गई अंडर द लीडरशिप ऑफ बेनजीर भुट्टो। अब ये बेनजीर भुट्टो कौन थी, ये बेनजीर भुट्टो ये जो जुल्फिकार अली भुट्टो थे ना, उनकी बेटी थी। ये बेनजीर भुट्टो क्या बनी, ये वहां की प्रधानमंत्री बनी। अब एक इस्लामिक देश के लिए एक महिला को प्रधानमंत्री बनाना बहुत बड़ी बात है। ये वुमेन्स की राइट के बारे में भी बात करती है, मतलब बहुत प्रोग्रेसिव सोच की थी ये, वुमेन्स की राइट वगैरह को लेके बात करती है। तो वहां पे ये आर्मी और इन सबको इतना पसंद नहीं आया जो ये बात करती है। तो वहां पे हम लोग देख रहे थे कि कुछ समय तक क्या होता है, कुछ समय तक वहां पे डेमोक्रेसी अच्छे से स्टैब्लिश हो जाती है। कुछ समय तक बेनजीर भुट्टो प्रधानमंत्री रहती है, कुछ समय तक नवाज शरीफ रहते हैं, फिर वापस बेनजीर भुट्टो, फिर वापस नवाज शरीफ। तो ये बहुत समय तक इन दोनों के बीच में चल रहा होता है। लेकिन अगेन वही वाली बात है कि हिस्ट्री रिपीट होती है। हिस्ट्री कब रिपीट होती है, जब 1999 का कारगिल वार हुआ था। तो देखा कि कारगिल वार में फिर पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी, तो वहां पे जो डेमोक्रेसी थी वो डेमोक्रेसी की पावर वापस कहां पे आ गई, वापस आ गई मिलिट्री के पास में। और यहाँ पे जनरल परवेज मुशर्रफ जो है उन्होंने अपने हाथ में बागडोर संभाल ली थी, ठीक है। लेकिन अब हम लोग देखते हैं कि पाकिस्तान में 2008 के बाद से वापस से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बन गई है और अभी तक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सस्टेन है। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग देखते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में भी मिलिट्री का हाथ रहता है। समझ में आया। अब पाकिस्तान में हमेशा हम लोग देखते हैं कि ये मिलिट्री का इतना इन्फ्लुएंस क्यों है, क्या रीजन है इसके पीछे। इसके पीछे देखो बहुत सारे रीजन है। सेवरल फैक्टर्स हैव कंट्रीब्यूटेड टू पाकिस्तान फेलियर इन बिल्डिंग अ स्टेबल डेमोक्रेसी। द सोशल डोमिनेंस ऑफ मिलिट्री, क्लर्जी, लैंड ओनिंग एरिस्टोक्रेसी हैज लीड टू द फ्रीक्वेंट ओवरथ्रो ऑफ इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मिलिट्री गवर्नमेंट। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जितने भी जो बड़े बड़े लोग हैं, मिलिट्री वाले लोग हैं, जितने भी जो बड़े बड़े लैंड ओनर्स हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, ये लोग पाकिस्तान में कभी नहीं चाहते थे कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बने। अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनेगी तो पुअर के बारे में सोचेगी, इनके हिसाब से प्लान्स एंड पॉलिसीज नहीं रहेंगे, वो लोगों के हिसाब से सोचेगी। तो ये जो इन्फ्लुएंशियल लोग थे, ये लोग कभी नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान में क्या हो, पाकिस्तान में कभी भी डेमोक्रेसी रहे। तो इन लोगों ने कभी डेमोक्रेसी आने नहीं दी। डेमोक्रेसी आती थी तो वापस
वापस मिलिट्री रूल आ जाता था। एक रीजन ये था। दूसरा रीजन अगर हम देखें तो इंटरनेशनल सपोर्ट भी पाकिस्तान में बहुत कम था कि वहां डेमोक्रेसी आए। जो अमेरिका, जो वेस्टर्न नेशंस थे, वो हमेशा अपना वेस्टेड इंटरेस्ट ढूंढते थे। उनको लगता था कि अगर पाकिस्तान में हमने डेमोक्रेसी आने दी तो वहां पे टेररिज्म और फैल जाएगा। पाकिस्तान एक टेररिस्ट सॉइल है। और एक समय पे आपको पता है कि अफगानिस्तान का जो इशू चल रहा था, अफगानिस्तान का जो इशू है, उसलिए उनको लगता था कि वहां मिलिट्री रहना बहुत सही है। लेकिन यहाँ पे वेस्ट गलत हो गया था कि टेररिज्म तो आर्मी भी तो सपोर्ट, आर्मी की उसमें भी तो आ सकती है, आर्मी भी तो पाकिस्तान की सपोर्ट कर सकती है। तो यहाँ पे वो थोड़े से वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस, वेस्टर्न नेशंस कहीं ना कहीं गलत हो गए थे। तो वेस्टर्न नेशन हो या पाकिस्तान के जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, इन्होंने कभी वहां पे डेमोक्रेसी आने नहीं दी। ये थी पूरी पाकिस्तान की कहानी। लेकिन अब हमें यहाँ पे कुछ और समझना है। अभी तो हमने बात करी है ईस्ट पाकिस्तान की। अब आपको पता है कि जो पहले बांग्लादेश है, वो बांग्लादेश भी क्या था, वो बांग्लादेश पहले ईस्ट पाकिस्तान था। और अभी जो हमने बात करी वो वेस्ट पाकिस्तान, सॉरी मैंने ईस्ट बोला, अभी तो हमने जो बात करी है वो वेस्ट पाकिस्तान की करी है। अब बारी किसकी है? अब बारी है ईस्ट पाकिस्तान के बारे में बात करने की। तो जब देश आजाद हुआ था, जब भारत आजाद हुआ था, तो हमने देखा था ये वेस्ट पाकिस्तान के तौर पे बना और ये ईस्ट पाकिस्तान के तौर पे बना। तो 1971 तक कुछ इस हिसाब से चीजें चलती रही। अब जो आज का बांग्लादेश है और जो उस समय का ईस्ट पाकिस्तान था, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जो लोग रहते थे इनको बहुत ज्यादा इशू फेस करने पड़े। कौन कौन से इशू फेस करने पड़े? अगर हम लोग देखें, जो ईस्ट पाकिस्तान है, जो आज का बांग्लादेश है, इसका कल्चर बहुत ज्यादा हमारे वेस्ट बंगाल से मिलता जुलता है। यहाँ पे बंगाली बोली जाती है, ठीक है। रहना सहना खाना पीना इनका वेस्ट बंगाल से बहुत ज्यादा मिलता है, कंपेरेबल टू वेस्ट पाकिस्तान। बस ये है कि यहाँ ये भी मुस्लिम डोमिनेटेड था, ये भी मुस्लिम डोमिनेटेड है, लेकिन कल्चर वाइज, बोली के वाइज ये लोग सब वेस्ट बंगाल से इनका मेल बहुत ज्यादा था। तो अब ये जो वेस्ट पाकिस्तान था, इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी उर्दू लैंग्वेज यहाँ पे इंपोज करी। अब उर्दू लैंग्वेज यहाँ पे इंपोज करी तो यहाँ पे सहन नहीं हुआ लोगों को। तो और लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट कर रहे थे, लोग यहाँ पे ऑटोनॉमी की मांग कर रहे थे। लेकिन यहाँ के जो रूलर्स हैं, यहाँ के जो मिलिट्री और डेमोक्रेसी वाले थे, डेमोक्रेसी वाले भी यहाँ पे ऑटोनॉमी नहीं देना चाहते थे। पावर कौन देना चाहता है? पावर सबको प्यारी होती है, कोई भी पावर नहीं देना चाहता है। तो यहाँ पे इनको डेमोक्रेसी, यहाँ पे इनको ऑटोनॉमी नहीं देना चाहते थे। अच्छा, एक बार भैया चुनाव हुए तो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे जो शेख मुजीब है वो यहाँ से चुनाव बहुत अच्छे से जीत जाते, तो वो बोलते हैं कि अब मेरे हाथ में भाग दौड़ दो। लेकिन यहाँ के जो रूलर्स रहते हैं, यहाँ के जो मिलिट्री और डेमोक्रेसी वाले जो सरकारें रहती है, वो शेख मुजीब के हाथों में पावर नहीं देती है। और यहाँ पे फिर हम लोग देखते हैं कि 1971 में एक अच्छा खासा प्रोटेस्ट हमें देखने को मिलता है। क्लियर है? अब शेख मुजीब कौन थे? जैसे इंडिया के फादर ऑफ नेशन कौन है? महात्मा गांधी, वैसे ही बांग्लादेश के फादर ऑफ नेशन है शेख मुजीब। क्लियर है? अब 1971 में क्या होता है, जब ये सारी चीजें होती कि वो इलेक्शन जीत जाते हैं लेकिन फिर भी उन्हें कोई पद वगैरह नहीं दिया जाता है, तो यहाँ के लोग, और इतनी ज्यादा एट्रोसिटीज हो रही थी, तो यहाँ के लोग बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट करने लगे थे। अब जब लोग बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट करने लग गए थे तो क्या हो रहा था, यहाँ से पाकिस्तान ने आर्मी भेज दी थी यहाँ पे और बहुत सारे लोगों को मार दिया था। अब यहाँ पे क्या हो रहा था, अब जब यहाँ पे एट्रोसिटीज हो रही थी तो यहाँ के लोग, यहाँ पे एट्रोसिटीज हो रही तो यहाँ के लोग हमारे आसाम में इलीगल माइग्रेशन होने लगा, ठीक है। तो यहाँ से लोग भाग भाग के हमारे देश में आने लगे। तो फिर यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट को यहाँ पे फिर इंटरवीन करना पड़ा, क्योंकि हमारे यहाँ क्राइसिस बढ़ रही थी। तो इंडियन गवर्नमेंट यहाँ पे इंटरवीन की, इंडियन गवर्नमेंट ने इनको अच्छा खासा मार गिराया और हमने एक नया कंट्री ही बना दिया, बांग्लादेश। समझ में आ गया? अब बांग्लादेश बन गया। अब बांग्लादेश बने बाद क्या होता है, बांग्लादेश बने बाद बांग्लादेश एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करता है, डिक्लेयरिंग फेथ इन सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी एंड सोशलिज्म। हमें बड़ी खुशी होती कि चलो बांग्लादेश अब हमारे साथ में, और बांग्लादेश से इंडिया के रिश्ते हमेशा अच्छे रहे। तो बांग्लादेश में कॉन्स्टिट्यूशन भी ड्राफ्ट हो गया। लेकिन 1975 में ये जो शेख मुजीबर रहमान थे, ठीक है, या ये जो शेख मुजीब थे, ये क्या कर रहे थे, इन्होंने पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को बदल के प्रेसिडेंशियल सिस्टम ले आए और इन्होंने सारी पॉलिटिकल पार्टी को अबॉलिश कर दिया एक्सेप्ट इनकी खुद की। तो एक तरीके से ये तानाशाही के टुवर्ड्स मूव कर गए। अब वही वाली बात है कि इन्होंने देश की आजादी के लिए इन्होंने जंग तो लड़ी, लेकिन वही ये पावर का नशा ही कुछ ऐसा है, जब इनके पास पावर आई तो इन्होंने देखा पावर को पूरी अपने कंट्रोल में ही कर लो। तो यहाँ पे हमने देखा कि शेख मुजीब जो थे उन्होंने प्रेसिडेंशियल सेटअप लेके आ गए और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे उन्होंने सारी पावर अपने हाथ कर ली। लेकिन अब इनके साथ भी क्या होता है, इनको भी मिलिट्री असैसिनेट कर लेती है।
क्योंकि जो पाकिस्तान में जो उन्होंने यहाँ पे देखा, जो यहाँ पे होता आया वही यहीं पे हुआ ना, पहले तो एक ही देश थी, तो यहाँ के लोगों ने देखते आए हैं कि कैसे डेमोक्रेसी को मिलिट्री कुचल देती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी जब शेख मुजीब बहुत ज्यादा एक तानाशाह बन गए तो इनको भी मिलिट्री के द्वारा इनका असैसिनेशन हो जाता है और यहाँ पे भी मिलिट्री आ जाती है, वापस यहाँ पे मिलिट्री रूल आ जाता है। और कौन बनता है यहाँ पे, कौन बनता है, मिलिट्री अपराइजिंग, द न्यू मिलिट्री रूलर जियाउर रहमान। जियाउर रहमान formed his own बांग्लादेश नेशनल पार्टी and won election in 1979। और इन जियाउर रहमान को फिर से एक और दूसरा मिलिट्री ऑफिसर टेक ओवर कर देता है और उसका नाम था इरशाद, जनरल एचएम इरशाद। लेकिन अब जनरल एचएम इरशाद के उसमें बहुत ज्यादा प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट होने लगते हैं, ठीक है, यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट होने लगते हैं। तो 1991 से फिर यहाँ पे वापस पार्लियामेंट को रिस्टोर कर दिया जाता है और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी यहाँ पे आ जाती है। और आज की जो बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री है शेख हसीना, वो किसकी बेटी है, वो इन्हीं की बेटी है। किन की बेटी है वो, इनकी शेख मुजीबुर रहमान की ही बेटी है, ठीक है। तो आज की जो हम लोग देखें, आज की जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है वो इनकी बेटी है, ठीक। और आज के तारीख में हमारे बांग्लादेश से अच्छे खासे रिश्ते भी हैं। ये वाली चीज आपको यहाँ पे क्लियर हो गई। अब बारी आती है नेपाल की। नेपाल वॉज अ हिंदू किंगडम एंड बिकेम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क इन मॉडर्न पीरियड। द स्ट्रगल फॉर रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी बिगेन इन 1990 एंड 2006 व्हेन किंग रिस्टोर्ड द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। टुडे नेपाल इज हैविंग इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंक्शनिंग डेमोक्रेसी। अब नेपाल में क्या हुआ भैया, नेपाल में अगर हम लोग देखें तो नेपाल और इंडिया के बहुत अच्छे रिलेशन है। हमारे यहाँ एक कंट्री में दूसरी कंट्री जाने के लिए वीजा नहीं लगता, अच्छे से मूवमेंट हो जाता है। नेपाल के लोग आके यहाँ पे नौकरी कर लेते हैं, हमारे लोग जाके नेपाल में नौकरी कर सकते हैं। यहाँ पे शुरू से हिंदू किंगडम रहा है तो कल्चर वाइज भी हमारे यहाँ सिमिलैरिटी देखने को मिली। लेकिन नेपाल के जो रूलर्स रहे हैं वो बड़े चालाक हैं, उनको पता है कि नेपाल चाइना के लिए भी जरूरी है और नेपाल इंडिया के लिए भी जरूरी है। नेपाल एक बफर स्टेट है दो नेशंस के बीच में, तो उनको पता है कि मैं कभी इंडिया को अगर फंसाना हो तो चाइना कार्ड खेल लूं और कभी चाइना से करना हो तो इंडिया कार्ड खेल लूं। तो नेपाल हमेशा ये फायदा उठाते रहा है और इसलिए इंडिया और नेपाल के रिलेशन टेंस भी हो जाते हैं, क्योंकि कई बार नेपाल हमेशा ये चाइना कार्ड खेलने लग जाता है और चाइना भी नेपाल को रुपए दे दुआ के अपने उसमें कर लेता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें कुछ इस तरीके से चलती है। अब नेपाल में शुरू से ही मोनार्की रही है, लेकिन वहां 1990 में बहुत ज्यादा प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट हुए। अब वहां पे प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट हुए तो वहां पे एक नेपाल जो था वो एक ट्रायंगुलर शेप में बढ़ गया था, मतलब 3 लोगों के उसमें बढ़ गया था। 3 लोगों में एक तरफ थी मोनार्की, एक तरफ मोनार्की। अभी बात कब की हो रही है, अभी बात हो रही है 1990s की। एक तरफ थे डेमोक्रेट्स, एक तरफ थे डेमोक्रेट्स और तीसरी साइड कौन थे, तीसरी साइड थे माओइस्ट, तीसरी साइड थे माओइस्ट। तो इन तीनों के बीच में अच्छा खासा टसल चल रहा होता है। तो मोनार्की क्या करती है, जो वहां के मोनार्क होते हैं वो थोड़ी सी लिमिटेड डेमोक्रेसी दे देते हैं 1990 में, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रो डेमोक्रेसी के प्रोटेस्ट चल रहे थे, तो वो थोड़ी सी डेमोक्रेसी दे देते हैं। लेकिन ये जो माओइस्ट रहते हैं ये चाइना की आइडियोलॉजी से, माओइज्म से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रहते हैं। ये लोग वायलेंट रिवॉल्यूशन, गोरिल्ला वारफेयर टेक्निक से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रहते हैं। ये लोग वायलेंट मीन से पावर लेना चाहते हैं। तो जब ये माओइस्ट वायलेंस मीन्स पे उतरते हैं तब मोनार्की बोलती है कि देखो भैया, हमने तुमको डेमोक्रेसी दी है, तुम डेमोक्रेसी का अच्छे से पालन नहीं कर रहे हो, तो हम ये जो लिमिटेड डेमोक्रेसी है हम इसको अबॉलिश करते हैं और वापस पावर किसके पास में आती है, वापस पावर आ जाती है मोनार्की के पास में। अब ये कुछ समय तक और चलता है, लेकिन 2006 में 2006 में वापस से नेपाल में बहुत ज्यादा प्रो डेमोक्रेसी के प्रोटेस्ट होने लग जाते हैं। अब नेपाल की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी थी, जो 7 पॉलिटिकल पार्टी थी, वो सातों पॉलिटिकल पार्टी मिलकर 7 अलायंस बना लेती है इंक्लूडिंग माओइस्ट। और ये लोग बोलते हैं कि अगर हम अलग अलग लड़ेंगे तो नेपाल में कभी डेमोक्रेसी नहीं आएगी, अगर हम सब सातों लोग साथ में आ जाते हैं तो हम मोनार्की को मार गिराएंगे। तो यहाँ पे ये सातों लोग साथ में आके, सातों पॉलिटिकल पार्टी साथ में आके ये लोग क्या करती है, ये लोग सातों पॉलिटिकल पार्टी साथ में आके ये कहीं ना कहीं किसको चैलेंज करती है, ये चैलेंज करती है मोनार्की को। और 2006 में वापस से पार्लियामेंट को रिस्टोर कर दिया जाता है। 1990 में क्या होता है, 1990 में मैंने बताया ना लिमिटेड डेमोक्रेसी दी जाती है, तो वहां पे पार्लियामेंट बनती है, मतलब वहां पे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल जाता है, लेकिन वहां पे मोनार्की उसको अबॉलिश कर देती है। लेकिन 2006 में वापस से पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी आ जाती है और बात की जाती है कि नेपाल का अपना कॉन्स्टिट्यूशन होगा। लोग बड़े खुश थे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन बना ही नहीं। अब
तुमने 2006 में बोला कॉन्स्टिट्यूशन बन ही नहीं रहा फाइनली, लेकिन 2015 में कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। अब जब कॉन्स्टिट्यूशन बनता है तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि नेपाल की यहाँ पे बाउंड्री पे यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक मधेसी करके कम्युनिटी रहती है जो नेपाल और इंडिया की बाउंड्री पे रहती है, और ये नेपाल में माइनॉरिटी में रहती है, और यहाँ पे नेपाल ने इनकी राइट्स के बारे में कोई बात नहीं करी होती है। तो इंडिया इंटरवीन करता है कि भैया देखो तुम गलत कर रहे हो। तो यहाँ पे नेपाल के लोगों को लगता है, नेपाल के लोगों को क्या लगता है कि इंडिया हमारे इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर कर रहा है, और इंडिया इसलिए कर रहा है क्योंकि अगर इनको राइट्स नहीं मिली तो ये लोग वापस इंडिया में आके माइग्रेट करेंगे, फिर इंडिया के लिए एक सिचुएशन, क्योंकि हमारी बॉर्डर ओपन है। तो ये वाली सिचुएशन रही। एक और इंडिया और नेपाल के रिलेशंस खराब क्यों हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे जब मोनार्की रही है और जब यहाँ पे प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट चल रहे थे, तो यहाँ पे हमेशा मोनार्की ने इंडिया से बोला है, वो यहाँ के राजाओं ने बोला कि तुम हमें वेपन्स दो, हम इनको मार गिराएंगे जितने भी प्रो डेमोक्रेटिक। तो इंडिया ने कभी वेपन्स नहीं दिए। वेपन्स इसलिए नहीं दिए क्योंकि यहाँ पे अपने कल्चर के ही लोग थे और ये लोग सिविलियंस को मारेंगे करेंगे, तो इंडिया ने कभी इस सारी चीजों में सपोर्ट नहीं किया। तो मोनार्की को हमेशा, यहाँ के जो मोनार्क है उनको हमेशा से लगता है कि इंडिया हमेशा से चाहता है कि यहाँ पे लोग प्रोटेस्ट करें और हमें यहाँ से हटा दे, तो एक वो रिलेशन भी है। साथ ही साथ जो माओइस्ट है, माओइस्ट हमेशा इंडिया को एक बुरी नजर से ऐसे देखता है कि वो इंडिया को ऐसा देखता है कि इंडिया हमारे इंटरनल अफेयर में एंटर करना चाहता है और वो इंडिया को लेके कहीं ना कहीं सस्पिशियस है। तो दोनों कंट्री के बीच में थोड़ा सा ट्रस्ट इशू है और इंडिया को लगता है कि वो नेपाल के ऊपर ज्यादा टिल्टेड है। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे यहाँ कॉपरेशन वगैरह सब बराबर हो रहा है, लेकिन तो भी हम दोनों कंट्री के बीच में थोड़ा सा ट्रस्ट इश्यूज देखते हैं यहाँ पे। अब बारी है ये सिलोन, प्रेजेंटली नोन है श्रीलंका। अब मैंने बताया कि श्रीलंका में तो शुरू से डेमोक्रेसी रही है, लेकिन यहाँ पे हमें एथनिक कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला। एथनिक कॉन्फ्लिक्ट मतलब क्या है भैया, ये रहा श्रीलंका। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि श्रीलंका में क्या होता है, श्रीलंका में जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है वो सिन्हला कम्युनिटी है, ठीक है, ये सिन्हला यहाँ पे रहते हैं, ये मेजॉरिटी कम्युनिटी है। और इंडिया में माइनॉरिटी में है तमिल्स, ये रहे तमिल्स, जो ग्रीन कलर का है वो है तमिल्स, ठीक है। तो आप देखो कि मेजॉरिटी सिन्हला कम्युनिटी है और माइनॉरिटी में तमिल्स है। अब ये तमिल्स कौन है, ये तमिल्स इंडिया से गए हुए लोग ही हैं जो इंडिया से माइग्रेट करके श्रीलंका में बसे। कुछ अंग्रेजों ने बेचे प्लांटेशन के चक्कर में तो वहीं बस गए, कुछ यहाँ पे हजारों साल पहले ही कुछ तमिल्स वहां पे जा चुके थे। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो सरकारें होती है वो हमेशा मेजॉरिटी पॉलिटिक्स खेलती है। वो सारे राइट, सारी रिजर्वेशन, सारी नौकरियां सिन्हलास को दे देती है और वो कहीं ना कहीं जो तमिल्स हैं उनको माइनॉरिटी में रख के उनको कोई अधिकार वगैरह नहीं देती है। तो हम हमेशा देखते हैं कि यहाँ पे दो ग्रुप में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट बना रहा है और सरकार हमेशा मेजॉरिटी पॉलिटिक्स खेलती है, माइनॉरिटी के बारे में नहीं सोचती है। तो यहाँ पे एक बहुत ज्यादा एक एथनिक कॉन्फ्लिक्ट बन जाता है। साथ ही साथ यहाँ से एक मिलिटेंट ग्रुप निकलता है, तमिल से एक मिलिटेंट ग्रुप निकलता है LTTE, ठीक है, यहाँ से एक मिलिटेंट ग्रुप निकलता है। ये लोग वायलेंट प्रोटेस्ट करते हैं और ये लोग श्रीलंकन गवर्नमेंट और इन सिन्हलास कम्युनिटी के अगेंस्ट वायलेंट प्रोटेस्ट करते हैं। तो जब ये लोग मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन जब इन लोगों को मारेंगे, आर्मी को मारेंगे, तो श्रीलंका की आर्मी भी इनको मारेगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा क्लैश होता है। अब जो तमिलनाडु में जो तमिल्स रह रहे हैं वो क्या करेंगे, वो हमारी सरकार के ऊपर प्रेशर बनाएंगे। वो बोलेंगे कि देखो ये हमारे भाई हैं, तुम इनकी रक्षा करो, तुम इनको बचाओ। तो इंडियन गवर्नमेंट ने बार बार श्रीलंकन गवर्नमेंट के साथ में नेगोशिएट भी किया कि इस इशू को सुलझा लो, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा था। फाइनली जयवर्धन और राजीव गांधी अकॉर्ड होता है। इसमें यह होता है कि सीज फायर डिक्लेयर हो जाता है कि जो जहां पे वो वहीं पे रुक जाओ। अब इस तरफ से भी कोई गोलियां बारूद नहीं चलेगा, इस तरफ से भी कुछ नहीं चलेगा, क्लियर है। लेकिन अगर किसी ने पहले गोली चलाई तो इंडियन आर्मी उसके अगेंस्ट, इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन आर्मी उसके अगेंस्ट लड़ेगी। ये इस एग्रीमेंट का एक क्लॉज था। अब क्या होता है, LTT वाले लोग इन पे हमला कर देते हैं। तो अब उस एग्रीमेंट के अनुसार इंडिया को अपनी आर्मी भेजनी पड़ी और इंडिया को अपनी आर्मी इनके अगेंस्ट भेजनी पड़ी, इस LTT इन तमिल्स के अगेंस्ट। तो जब इंडियन आर्मी इनके अगेंस्ट लड़ रही थी, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स इनके अगेंस्ट लड़ रही थी, ठीक है, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स इनके अगेंस्ट लड़ रही थी, तो यहाँ पे इन तमिल्स को बड़ा झटका लगता है कि ये तो हमारे ही मतलब इंडिया के लोग हमको मार रहे हैं, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स हमको मार रही है। साथ ही साथ जो तमिलनाडु के लोग थे उनको भी बहुत बड़ा झटका लगता है। और इसको जो हमारे पॉलिटिकल साइंटिस्ट चाहिए, हमारी इंडियन फॉरेन पॉलिसी को, इसको बहुत बड़ा ब्लंडर बोलते हैं। ये जो चीज हुई थी इसको बोलते हैं कि बहुत बड़ा ब्लंडर था हमारी फॉरेन पॉलिसी का, ठीक है। तो यहाँ पे हम इनको मारते हैं। फिर
कुछ समय बाद इंडियन पीस कीपिंग फोर्स यहां से विड्रॉ कर लेती है बिना कोई रिजल्ट हासिल किए हुए। और जब हमारे प्रधानमंत्री राजीव गांधी तमिलनाडु में चुनाव प्रचार के लिए जाते हैं तब उनका असैसिनेशन हो ही जाता है। ठीक है, तो हमें इसकी वजह से, हमें ये इशू की वजह से हमें हमारे देश के प्रधानमंत्री को खोना पड़ा। इसलिए पॉलिटिकल साइंटिस्ट इसको एक बहुत बड़ा ब्लंडर कहते हैं। साथ ही साथ में यहाँ पे कोई इशू नहीं निकला। अब 2006 या 2004 के आसपास क्या होता है, यहाँ पे एक बार ईयर देख लेना। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ की जो सरकार रहती है एलटीटी को पूरी तरीके से खत्म कर देती है। और जब हमारे प्राइम मिनिस्टर को हम खो देते हैं तब इंडिया ये स्टैंड ले लेता है कि अब श्रीलंका में कुछ भी हो हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम इसके मैटर में इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो श्रीलंका के लिए तो चांदी चांदी थी, श्रीलंका ने यहाँ पे एलटीटी ऑर्गेनाइजेशन को खत्म कर दिया। तो ये थी श्रीलंका की कहानी। ठीक है, ये पूरी श्रीलंका की कहानी थी। अब आपकी बुक में लिखा है कि श्रीलंका तो भी बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा था, ये कर रहा था, लेकिन अगर हम आज की तारीख में देखें तो आज की प्रेजेंट डेट में श्रीलंका एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा है। नो डाउट श्रीलंका बहुत अच्छे से ग्रो किया, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स उनके बहुत अच्छे से थे, लेकिन आज की तारीख में श्रीलंका एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा है। अब यहाँ पे कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स की बात कर ली जाए तो इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट है वो बहुत उस पर बेस्ड है। सबसे पहले कश्मीर में 1947-48 का वार, 1965 का वार, 1971 का वार। ठीक है, फिर इसमें हमने देखा कश्मीर एक बहुत बड़ा इशू है। हमेशा पाकिस्तान अपने टेररिस्ट को कश्मीर में भेजता है और वो एंटी इंडिया मतलब इंडिया के अगेंस्ट, एंटी इंडिया मतलब इंडिया के इंटरेस्ट के अगेंस्ट वो लोग काम करते हैं। ठीक है, पाकिस्तान टेररिज्म को सपोर्ट करता है। दूसरा जो हमारा इशू है, हमारा बॉर्डर को लेके सिर्फ कश्मीर ही नहीं, गुजरात वगैरह और भी जगह हमारे इश्यूज हैं। उसके बाद में एक इंडस जो रिवर है, पाकिस्तान में पानी कहाँ से जाता है, पाकिस्तान में पानी जो है वो इंडिया से ही होके जा रहा है। अगर इंडिया उन रिवर का पानी रोक दे तो पाकिस्तान सूखा मर जाए, ये स्थिति है। लेकिन ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड इंडिया बिल्कुल ऐसा नहीं करता है। तो ये भी इशू था। तो यहाँ पे इंडस वाटर ट्रीटी साइन की गई वर्ल्ड बैंक के द्वारा इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये ट्रीटी साइन की गई। लेकिन इसके बावजूद जो कश्मीर इशू है वो हमारा लॉन्ग लास्टिंग इशू है। क्लियर है। साथ ही साथ जब इंडिया ने न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किया तो फिर पाकिस्तान को भी करना पड़ा। इंडिया ने कुछ किया तो वो पाकिस्तान भी करता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि दोनों देश में राइवलरी बढ़ती ही जा रही है। अब इश्यूज तो हमारे थोड़े से बांग्लादेश के साथ में भी है। बांग्लादेश के साथ में वही सबसे पहले वाटर शेयरिंग का है, गंगा और ब्रह्मपुत्रा का। ठीक है, हमारे यहाँ से जो गंगा रिवर है और जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो हमारे यहाँ से होके बांग्लादेश होके फिर वो बे ऑफ बंगाल में जाती है। तो यहाँ पे वाटर शेयरिंग का एक तो वो है। फिर उसके बाद में हम लोग देख रहे हैं कि इलीगल इमिग्रेशन अभी भी नहीं रुक रहा है, इलीगल इमिग्रेशन अभी भी चल रहा है। बांग्लादेश से लोग आके नॉर्थ ईस्ट में सेटल हो रहे हैं, उस पर बांग्लादेश सरकार कोई काम नहीं कर रही है। साथ ही साथ इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है, तो हमारे यहाँ वो चिकन कॉरिडोर बहुत सकड़ा है, तो हम बांग्लादेश की टेरिटरी से होके हम नॉर्थ ईस्ट में हमारी आर्मी चली जाए, तो बांग्लादेश ने उसके लिए मना कर दिया है। तो इश्यूज इंडिया और बांग्लादेश के बीच में भी है, लेकिन क्या है यहाँ पे, लेकिन तो भी बहुत जगह कॉपरेशन भी है। हमारी बांग्लादेश से बहुत अच्छी बनती है तो भी हम यहाँ पे दिखते हैं बहुत अच्छा हमारा कॉपरेशन भी है। इंडिया और नेपाल के बीच में भी डिफरेंसेस है, मेन डिफरेंसेस वो चाइना के कारण है, बाकी और भी हम बहुत सारी जगह कॉपरेट करते हैं। रहा सवाल भूटान का, तो भूटान के साथ में हम बहुत ज्यादा कॉपरेट कर रहे हैं। भूटान को तो हम हमारा एकदम फ्रेंडलीएस्ट स्टेट कह सकते हैं। भूटान हमारी बहुत मदद करता है, हम भूटान में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। भूटान हमेशा इंडिया के फेवर में ही रहता है, वो कभी भी चाइना वाइना इनके इधर नहीं, वो इंडिया पे ट्रस्ट करता है और भूटान हमेशा से इंडिया के फेवर में रहा है। ये वाली चीज़ भी आपको क्लियर हो गई है। तो अगर मोटा माटी रूप से देखा जाए, तो मोटा माटी रूप से अगर हम देखें तो इंडिया के जो कॉन्फ्लिक्ट है वो सभी देशों के साथ में। अब इंडिया के कॉन्फ्लिक्ट सभी देशों के साथ में क्यों है, क्योंकि आप ये देखो जो सारी कंट्रीज है ना बहुत छोटी है इंडिया के सामने, और इन सारी कंट्री को लगता है कि इंडिया अपना डोमिनेंस बनाना चाहता है, इंडिया अपनी हेजेमनी बनाना चाहता है। तो ये सारी कंट्रीज इंडिया को लेके थोड़े से इनसिक्योर है। लेकिन आप ये भी देखो कि हमारी जो बाउंड्री है, कि इंडिया ही ऐसी कंट्री है जिसकी लगभग सभी देशों से बाउंड्री शेयर भी हो रही है। तो इसलिए कॉन्फ्लिक्ट होना स्वाभाविक सी बात है। और सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ इंडिया का ही कॉन्फ्लिक्ट है, दूसरे देशों का आपस में भी कॉन्फ्लिक्ट है। लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग देखते हैं कि सारे देश इंडिया के साथ कॉपरेट करते हैं और इंडिया भी यहाँ पे कॉपरेट कर रहा है। इसके अलावा एक रीजनल फोरम बनाया गया, वो क्या है, सार्क। आपको पता है सार्क बनाया गया 1982 में, ठीक है। और यहाँ पे ये जो 7 एशियन कंट्रीज थी, आज की तारीख में अफगानिस्तान को भी ऐड कर लिया गया है, लेकिन पहले 7 ही थी, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो 7
साउथ एशियन कंट्रीज थी, इनका ऑर्गेनाइजेशन था। अब अफगानिस्तान एक इसका रिसेंट मेंबर हो गया। तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, टोटल यहाँ पे 8 मेंबर्स का ये हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे अफगानिस्तान को बाद में ऐड किया गया, लेकिन अफगानिस्तान को हम साउथ एशिया में नहीं पढ़ते हैं। क्लियर है, ये सारी चीजें समझ में आई। एक बार कंफ्यूज, एक बार सार्क में कितनी कंट्रीज, एक बार वो आप लोग चेक कर लेना, ठीक है। मे भी हो सकता है मेरे दिमाग से स्लिप हो रही है, इतनी सारी आपकी वीडियोस बन गई है ना, तो उसमें वो रह जाता है। तो सार्क बन गया। सार्क में हमने साफ्टा साउथ एशियन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट भी बना लिया, जिसमें कि फ्री ट्रेड हो सके सारे साउथ एशियन नेशंस के बीच में। लेकिन यहाँ पे भी सारी कंट्रीज को लगता है कि ये सब कुछ इंडिया के फेवर में होगा, इंडिया बड़ी कंट्री है, ट्रेड अच्छे से कर पाएगा। लेकिन सार्क को हम एक सक्सेसफुल नहीं मानते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे इश्यूज बार बार आ जाते हैं। बहुत बार से सार्क की मीटिंग ही नहीं हुई है, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान का इशू हमेशा से रहा है। तो इंडिया बायकॉट कर देता है, दूसरी कंट्रीज भी इंडिया को देख के बायकॉट कर देती है। तो सार्क हम लोग देख रहे हैं कि सार्क एक सक्सेसफुल नहीं है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे बैठ के नेगोशिएशन करें, कॉपरेशन करें, तो यहाँ पे रिजल्ट निकल सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन से आप क्या समझते हैं? ग्लोबलाइजेशन इज एन इंटीग्रेशन ऑफ एन इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री इन द प्रोसेस ऑफ फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड एंड कैपिटल। इट में ऑल्सो इंक्लूड ब्रेन ड्रेन अक्रॉस दी बॉर्डर। ग्लोबलाइजेशन को हम बोलते हैं इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमी। जब पूरा विश्व एक ग्लोबल विलेज की उसमें बन जाता है, जब पूरे विश्व की इकोनॉमी पूरी एक साथ में मेल जोल खा लेती है, उसे हम बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। पूरा विश्व एक ग्लोबल विलेज बन गया है। ये ग्लोबल विलेज में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ग्लोबल विलेज से ग्लोबलाइजेशन को रिलेट करते हुए क्वेश्चन आने की संभावना है, इसलिए मैंने टर्म ग्लोबल विलेज यूज किया है। अब यहां पे एक शब्द दिया है ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन मतलब क्या होता है कि इस देश का, मान लो इंडिया के जो टैलेंट है वो बाहर जा जाके नौकरी कर रहे हैं। ये क्या है? ये ग्लोबलाइजेशन का फिनोमिना है ना, क्योंकि वहां अच्छी अपॉर्चुनिटीज है इसलिए जा रहे हैं। तो यहां पे एक ब्रेन ड्रेन वाला फिनोमिना भी हम लोग यहां पे देखते हैं। Globalization increases the volume of trade in goods and services, inflow the foreign capital, increase foreign direct investment, create new jobs, strengthen domestic economies, improve productivity, efficiency and healthy competition. Globalization में ट्रेड का वॉल्यूम बढ़ता है, साथ ही साथ हम लोग क्या देखते हैं, फॉरेन कैपिटल हो, इन्वेस्टमेंट हो, सारी चीजें हमें ग्लोबलाइजेशन में बढ़ चढ़ के देखने को मिलती है। अगर हम लोग क्लोज इकोनॉमी रखें तो इतना ज्यादा नहीं होगा, लेकिन ग्लोबलाइजेशन में क्या है कि हम पूरा विश्व एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हो रहा है, इसे हम कहेंगे ग्लोबलाइजेशन। क्लियर है? समझ में आ गया? Globalization may have a negative impact. Also, it failed to generate sufficient employment. Modern methods of cultivation are not equivalent to less educated person. It creates income inequality, exploit natural resources and labor force. Globalization is the result of historical factors, technological innovation, liberalization of foreign trade, investment policies and opening up of multinational companies. अब ग्लोबलाइजेशन के देखो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हैं। लोग बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन में नौकरियां बढ़ गई, लेकिन एक दूसरा इसका पहलू ये भी है कि ग्लोबलाइजेशन में नौकरियां घट गई, जो ज्यादा टैलेंटेड है उसको मिल गई। अगर इंडिया में कंपनी है और अगर बाहर का लोग ज्यादा टैलेंट है, मतलब कोई यूएसए से आया है, हमें लग रहा है वो ज्यादा टैलेंटेड है, तो हमने नौकरी उसे दी, हमने इंडियन को नहीं दी। तो ये एक फिनोमिना देखने को मिलता है। ग्लोबलाइजेशन में आप बोल रहे हो कि टेक्नोलॉजी आ रही है, लेकिन हो सकता है जो भारत के जो गांव में इंसान रह रहा है वो नए टेक्नोलॉजी से उस अवगत ही नहीं हो, तो इसके ये नेगेटिव एस्पेक्ट भी है। अच्छा, ग्लोबलाइजेशन के पीछे कौन कौन से फैक्टर्स है? सबसे बड़ा फैक्टर है टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। इस टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की मदद से हम लोग देख रहे हैं कि इसने ग्लोबलाइजेशन को एक तरीके से थ्रस्ट दिया है, ग्लोबलाइजेशन को एक तरीके से बूस्ट दिया है। तो ये जो टेक्नोलॉजिकल फैक्टर है ये बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड, हम लोग देखते हैं कि हर कंट्री अपने जो ट्रेडिंग पॉलिसी है, जो ट्रेड की पॉलिसी है, इसको क्या कर रही है, इसको जो सख्त थी इसको क्या कर रही है, नरम करती जा रही है, इसको ओपन अप कर रही है। तो इसने और ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा दिया है। इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज, ओपनिंग अप ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज, अलग अलग इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज आ रही है, मल्टीनेशनल कंपनीज आ रही है, आपने अपनी इकोनॉमी को ओपन अप कर दी है, साथ ही साथ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हुआ है, तो इसने ग्लोबलाइजेशन को एक थ्रस्ट दे दी है। Globalization consequences may be political, economic and cultural. Political stance capacity has received a boost with enhanced technologies to collect information about its citizens. Globalization has involved greater trade in commodities across the globe. The restriction imposed by different countries on allowing the imports of other countries have reduced.
ग्लोबलाइजेशन इज ऑल्सो लीड टू द फ्लो ऑफ आइडियाज अक्रॉस नेशनल बाउंड्रीज, एग्जाम्पल इंटरनेट एंड कंप्यूटर। अब हम ये नहीं कहेंगे कि ग्लोबलाइजेशन सिर्फ क्या है, सिर्फ इकोनॉमिक एस्पेक्ट है, ग्लोबलाइजेशन का पॉलिटिकल एस्पेक्ट भी है। कुछ लोग बोलते हैं कि इससे स्टेट की पावर और बढ़ गई है। कैसे बढ़ गई है? ग्लोबलाइजेशन में टेक्नोलॉजी आई और टेक्नोलॉजी से क्या करने लगी, सरकार हर सिटीजन के इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने लगी। आज की तारीख में भारत सरकार के पास में भी सारी इंफॉर्मेशन है कि एक सिटीजन की कैसी आंख दिखती है, कैसे उसके फिंगरप्रिंट है, वो कहां रहता है, क्या करता है। तो ग्लोबलाइजेशन में टेक्नोलॉजी आई और टेक्नोलॉजी का फायदा उठा के स्टेट ने सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली और उस हिसाब से स्टेट पॉलिसी बनाता है। ये इसका एक पॉजिटिव पॉइंट बताया। एक नेगेटिव एस्पेक्ट ये बताया कि ग्लोबलाइजेशन में स्टेट की सोवरेनिटी खतरे में आ गई, मतलब स्टेट अब ज्यादा डिसीजन ले नहीं पाता। इंडिया को कोई डिसीजन लेना है तो उसको देखना पड़ेगा यूएसए हमारे ऊपर कुछ बोलेगा तो नहीं, यूनाइटेड नेशन हमारे ऊपर कुछ बोलेगा तो नहीं। अगर हम लोग ट्रेड कर रहे हैं तो हम अपनी इच्छा से ट्रेड नहीं कर पाते, हमें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स को मानना पड़ता है। तो एक तरीके से देखते तो ग्लोबलाइजेशन में सरकार की जो पावर है वो भी कहीं ना कहीं कम होती नजर आई है। ठीक है, फिर यहाँ पे इकोनॉमिक एस्पेक्ट देखा है, तो इकोनॉमिक एस्पेक्ट में हमने ये देखा है कि जो पहले ट्रेड बैरियर लगते थे वो अब बैरियर नहीं लगते। अब सबकी इकोनॉमी ओपन अप हो गई है, भैया ट्रेड तो होगा, आप इसको रोक नहीं सकते हो। कोई कंट्री आज की तारीख में आइसोलेशन में नहीं रह सकती है। एक तरीके से पता है, इसको नियो कॉलोनियलिज्म भी कहते हैं कि ये जो अमीर देश है, ये जो गरीब देश है उनको एक्सप्लॉइट कर रही है, अफ्रीका जैसे देशों को। वहां जाती है, वहां से नेचुरल रिसोर्सेज लेती है हमारे और उनके यहाँ पे फिनिश प्रोडक्ट बना के और वहां बेच देती है। तो पहले कॉलोनियलिज्म में क्या था कि वो लोग खुद आए, खुद उन्होंने राज किया। अब वो लोग इंडस्ट्रीज के माध्यम से लोगों को एक्सप्लॉइट कर रही है, उनके देश में इंडस्ट्री को पनपने नहीं देती और खुद की इंडस्ट्रीज बहुत रुपए कमा रही है। तो इसको नियो कॉलोनियलिज्म का रूप भी कहा गया है। यह कहा गया है कि ग्लोबलाइजेशन एक वेस्टर्न फिनोमिना है, क्योंकि WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहो, वर्ल्ड बैंक कहो, IMF कहो, इन्होंने जबरदस्ती क्या किया, इन्होंने जबरदस्ती देशों से कहा कि तुम अपनी इकोनॉमी ओपन अप करो तभी हम तुम्हें लोन देंगे। तो ये किसके कहने पे किया? इन्होंने ये वेस्ट नेशन, अमेरिका और इन सब के कहने पे किया। तो हम ग्लोबलाइजेशन को वेस्टर्नाइजेशन से भी कुछ लोग जोड़ते हैं। क्लियर? Economic flows in various forums like commodity, capital, people, ideas prompts rich country to invest money in the country other their own. It also draws attention towards role of IMF, WTO in determining economic policies across the world. Economic globalization has created intense division of opinion all across the world. अब IMF, वर्ल्ड बैंक का बता दिया। अब इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन को कुछ लोग अच्छा बोलते हैं, कुछ लोग बुरा बोलते हैं, कुछ लोग इसे नियो कॉलोनियलिज्म बोलते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि इससे बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी आई है। तो हर इंसान के अलग अलग ओपिनियन है, हर ग्रुप के अलग अलग ओपिनियन यहाँ पे बन गए हैं। द वर्ल्ड सोशल फोरम WSF is another global platform which bring together a wide coalition comprised of human rights activists, environmentalists, labor, youth and women activists opposed to neoliberal globalization. Neoliberal globalization मतलब जहां पे फ्री ट्रेड हो रहा है, ठीक है। नियोलिबरल मतलब जहां पे एकदम इकोनॉमिक ओपन अप कर दी, जहां पे एकदम फ्री ट्रेड हो रहा है, जहां पे एकदम प्राइवेट सेक्टर आ गया है। इसको वर्ल्ड सोशल फोरम क्रिटिसाइज करता है। वो बोलता है कि ऐसे में तो जो गरीब देश है उनका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। ग्लोबलाइजेशन का फायदा कुछ देशों को बहुत अच्छा हुआ है और कुछ देशों को बहुत नुकसान हुआ है। जो अमीर देश है उनके लिए तो बहुत सही है, उन लोगों ने तो बहुत फायदा उठाया है, लेकिन जो गरीब देश है उनको नुकसान हुआ है। तो ग्लोबलाइजेशन के फायदे और नुकसान अलग अलग देश में कंट्री टू कंट्री वैरी करते हैं, ये वर्ल्ड सोशल फोरम का कहना है। नियो लिबरल ग्लोबलाइजेशन का मतलब बता दिया कि जहां पे क्या हुआ, जहां पे प्राइवेटाइजेशन हुआ, जहां पे लिबरलाइजेशन हुआ। कल्चरल ग्लोबलाइजेशन, अब यहां पे हम कल्चर डायमेंशन देखते हैं ग्लोबलाइजेशन का। कल्चरल ग्लोबलाइजेशन इमर्ज एंड एनलार्ज अवर चॉइसेस एंड मॉडिफाई अवर कल्चर विदाउट ओवरवेलमिंग द ट्रेडिशनल नॉर्म। Burger cannot be a substitute for masala dosa, hence it broaden our cultural outlook and promote cultural homogenization. अब यहाँ पे ये बताया गया है कि देखो ग्लोबलाइजेशन की वजह से कल्चर खत्म हो रहा है। आज की तारीख में आप अगर मॉल वगैरह में जाओगे और आपके सामने मसाला डोसा रख दिया और एक तरफ मैकडोनल्ड्स का बर्गर रख दिया हो, तो आप क्या खाओगे? 90% बोल रहा हूं, 90% लोग इस चीज को प्रेफर करेंगे। तो हमारा कल्चरल टेस्ट चेंज हुआ कि नहीं हुआ? इंडिया का कल्चर तो ये था, लेकिन हम ये क्यों खा रहे हैं? क्योंकि हम वेस्टर्नाइजेशन, इसको मैकडोनलाइजेशन भी कहते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे जो हमारा कल्चर है, हमारा टेस्ट चेंज होते चले गया है। हमारा ड्रेसिंग सेंस देख लो, हमारी फूड हैबिट्स देख लो, तो
तो हम बहुत ज्यादा वेस्ट कल्चर के टुवर्ड्स बढ़ गए। लेकिन इसका एक अपोजिट व्यू क्या है, आपको दोनों पॉइंट पता होना चाहिए, अच्छे बुरे। अब आप ये भी लिख सकते हो कि नहीं, ऐसा नहीं है कि कल्चर खतरे में आ गया, बल्कि ग्लोबलाइजेशन ने हमारी चॉइसेस बढ़ा दिए। पहले हमारे पास में सिर्फ मसाला डोसा हुआ करता था, आज की तारीख में हमारे पास बर्गर भी है, मसाला डोसा भी है, मुझे जो खाना होगा वो मैं वो खाऊंगा। रहा सवाल ड्रेसिंग सेंस का, तो आप बोल रहे हो जीन्स पहनते हैं, तो कैसे चॉइसेस बढ़ी? चॉइसेस ऐसे बढ़ी कि आज की तारीख में आप लोग देखते हो कि ऊपर लोगों ने कुर्ता पहना है, नीचे जीन्स पहनी है, तो इंडियन और वेस्टर्न का कॉम्बिनेशन हुआ कि नहीं हुआ? तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे हमारी चॉइसेस इनहांस कर दी है। तो ये पॉइंट एक आप लिख सकते हो। Globalization has been criticized on political, economic and cultural ground. Politically, it has weakened the state. Politically मैंने बता दिया, इकोनॉमिक भी मैंने बता दिया कि अमीर अमीर होते जा रहा है, गरीब गरीब होते जा रहा है। अमीर देश को फायदा है, गरीब देश को नुकसान है। और यहाँ पे जो वर्ल्ड सोशल फोरम है वो बहुत ज्यादा अपोज कर रही है। अब इंडिया में क्या है, इंडिया में ग्लोबलाइजेशन 1991 से हम लोग देखते हैं कि 1991 में जब इंडिया ने लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन वाला ये दौर जब अपनाया, 1991 में जब इंडिया ने अपनी इकोनॉमी ओपन अप करी, तब हम लोग देखते हैं कि इंडिया पूरे वर्ल्ड से कनेक्ट होने लग गया। इससे पहले थोड़ा सा इंडिया क्लोज इकोनॉमी में या मिक्स्ड इकोनॉमी में विश्वास करता था। ठीक है, अब आज की तारीख में क्या हो रहा है, इंडिया में हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारी कंपनीज आ रही, बहुत सारी कंपनी सेटअप हो रही है। जब हम लोन मांगने गए आईएमएफ वगैरह से, तो इन्होंने एक ही कंडीशन रखी, अपनी इकोनॉमी ओपन अप कर दो। ठीक है, और अब जब इकोनॉमी ओपन अप हुई है तो भैया देखो ग्लोबलाइजेशन का इंडिया पे भी बहुत इंपैक्ट है, अच्छा इंपैक्ट भी पड़ा, बुरा इंपैक्ट भी पड़ा, दोनों पड़े। तो बहुत सारे सोशल मूवमेंट्स वगैरह हुए, बहुत सारे लोग आए जो कि ग्लोबलाइजेशन के अपोज में थे, उन्होंने बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट भी किया। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इन्वायरमेंटल प्रोटेस्ट भी बहुत ज्यादा हुए। हम लोग देख रहे हैं कि जो लेफ्ट विंग है, जो ट्रेड यूनियंस है, जो वर्कर्स है, वो लोग बोल रहे हैं कि हमें एक्सप्लॉइट किया जाएगा, हमें 12-12 घंटे काम करना पड़ेगा। जो लेफ्ट ओरिएंटेशन के जो सोशलिस्ट है वो लोग अपोज कर रहे हैं कि गलत हो जाएगा। इन्वायरमेंट वाले बोल रहे हैं कि ये लोग इन्वायरमेंट को एक्सप्लॉइट कर देंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अलग अलग तरह के हमें प्रोटेस्ट देखने को मिले। तो ग्लोबलाइजेशन के नेगेटिव भी हैं, पॉजिटिव भी हैं। हमें कुछ इस तरीके से गवर्नमेंट को इस तरीके से काम करना चाहिए कि उन ग्लोबलाइजेशन का जो नेगेटिव एस्पेक्ट है उसको पॉजिटिव में चेंज कर दिया जाए। तो ये था पूरी ग्लोबलाइजेशन की समरी, जिसको कि हमने मात्र 30 मिनट तो ज्यादा हो जाएंगे, 20 मिनट के आसपास में हमने इसे पूरा समझ लिया है। और आई थिंक आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। क्या है, मेंशन द मेजर चैलेंजेस फेस इन यूरोप आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में यूरोप ने कौन कौन से चैलेंज फेस किए? आपको पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में हम लोगों ने देखा तो यूरोप की जो इकोनॉमी थी वो एकदम पूरी क्रैश्ड हो चुकी थी। उनकी इकोनॉमी एक तरीके से पूरी कोलैप्स हो चुकी थी। ठीक है, क्योंकि आपने देखा है वर्ल्ड वार 2 में जो यूरोप की जो मेजर पावर है, जर्मनी, फ्रांस, ये सब लोग लड़ रहे थे। तो अल्टीमेटली वार कोई भी जीतता है, लेकिन वार तो कोई एक जीतेगा, लेकिन नुकसान किसको होता है? नुकसान दोनों तरफ को होता है। तो यहाँ पे ये वाली एक सिचुएशन हमने देखी। उसके बाद में हमने देखा कि यूएसए ने क्या किया, यूएसए ने मार्शल प्लान इंट्रोड्यूस किया। मार्शल प्लान क्यों इंट्रोड्यूस किया? ताकि ये यूरोपियन इकोनॉमी अपने आप में इन यूरोपियन इकोनॉमी का डेवलपमेंट हो सके, ताकि एक कम्युनिज्म के टुवर्ड्स ना शिफ्ट हो, क्योंकि वर्ल्ड 2 ब्लॉक में बट रहा था, एक सोवियत यूनियन और एक यूएसए लेड कैपिटलिज्म एंड सोवियत यूनियन लेड कम्युनिज्म। तो यहाँ पे यूरोप इकोनॉमी एकदम टोटली शैटर्ड हो जाती है। अब इनके पास में 2 रास्ते थे, या तो आगे भी लड़ें या आगे कॉपरेशन करें। तो इन्होंने आगे कॉपरेशन को चुना। क्लियर है? आंसर मैंने आपको समझा दिया है। तो आंसर में कुछ पॉइंट्स डिफरेंट भी होंगे, कुछ जो मैंने बताया वो भी होंगे। आपको अपने वर्ड्स में लिखना है आंसर। मैं आपको क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, आंसर्स में आपको समझाते चल रहा हूं कि कहां कौन सा पॉइंट बन सकता है। ठीक है, तो आंसर्स में बहुत कम क्वेश्चंस के रीड करूंगा, क्योंकि क्वेश्चन एंड देन आंसर क्या बन सकता है। आई होप अब हम ये वाला पैटर्न अपनाते हैं। यूरोपियन यूनियन इज अ नेशन स्टेट मोर देन एन इकोनॉमिक यूनियन, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। यहाँ पे बताया गया कि यूरोपियन यूनियन एक अपने आप में एक नेशन स्टेट है रेदर देन इकोनॉमिक यूनियन। बिल्कुल सही बोला। क्यों सही बोला? क्योंकि यूरोपियन यूनियन की अपनी पार्लियामेंट है, यूरोपियन यूनियन की अपनी करेंसी है, यूरोपियन यूनियन का अपना फ्लैग है, यूरोपियन यूनियन की अपनी फॉरेन पॉलिसी है, डिफेंस पॉलिसी है। तो ये सब तो एक नेशन स्टेट का होता है ना। एक नेशन का फ्लैग होता है, एक नेशन की करेंसी होती है, एक नेशन की पॉलिसीज होती है, एक नेशन की करेंसी होती है। तो यहाँ पे कॉमन मार्केट ही नहीं, यहाँ का इनका पॉलिटिकल सिस्टम भी कॉमन है। इसलिए हम कहते हैं कि यूरोपियन यूनियन इज अ नेशन स्टेट मोर देन इकोनॉमिक यूनियन। क्लियर है? ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड आसियान मेंबर कमिट टू अपहोल्ड पीस एंड न्यूट्रलिटी? ठीक है, तो आसियान मेंबर ने पीस एंड न्यूट्रलिटी कैसे उन्होंने
कैसे कमिट करते हैं। तो सबसे पहले आसियान कब बना था, 1967 में बना था, बैंकॉक डिक्लेरेशन के साथ में। अब आसियान में भैया बहुत सारे इन्होंने आसियानिक सिक्योरिटी काउंसिल बनाई है, ठीक है, आसियान इकोनॉमिक वाला उन्होंने बनाया है, तो अलग अलग उन्होंने बनाया। तो उन्होंने एक चीज देखा कि हमारे रीजन में बहुत ज्यादा डिस्प्यूट्स है। अब ये जो डिस्प्यूट है, इन डिस्प्यूट को हम कोई युद्ध या हथियार उठा के नहीं निपटाएंगे, हम क्या करेंगे, हम पीसफुल मेजर से, नेगोशिएशन से हम सारे डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कर लेंगे। साथ ही साथ हर एक देश की सोवरेनिटी मेंटेन रहेगी, हम दूसरे देश के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे, ट्रेड भी करेंगे, कॉपरेशन भी करेंगे, डिस्प्यूट को भी सुलझाएंगे, और जो हमारी रीजनल पीस वाली बात है हम इसको भी लेके चलेंगे कि पूरे रीजन में शांति मेंटेन रहे। और इसके चलते आसियान ने एक फोरम स्टैब्लिश किया, द आसियान रीजनल फोरम वाज स्टैब्लिश इन 1994 टू कोऑर्डिनेट सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी। तो सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी को कोऑर्डिनेट करने के लिए आसियान ने एक फोरम भी स्टैब्लिश किया, दैट इज आसियान रीजनल फोरम। कब, 1994 में। इस पॉइंट को याद रख लेना, इस पॉइंट को मेंशन कर लेना। क्लियर है, समझ में आ गया, क्वेश्चन क्लियर हुआ, जो मैंने समझाया आई थिंक वो भी आपको क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड रिलेशन इंप्रूव आफ्टर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ 1962 बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तो हम लोग देखते हैं 1970s में क्या होता है, 1970s में चाइना में पॉलिटिकल लीडरशिप चेंज होती है, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि फिर धीरे 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 रिलेशन सुधरना सही होते हैं। चाइना भी जो है वो मोर रियलिस्टिक होने लगता है, अपार्ट फ्रॉम द आइडियलिस्टिक। हम लोग इकोनॉमिक टर्म्स में बात करने लगते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी वहाँ जाके विजिट करते हैं, वहाँ के स्टेट की इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ इंडिया में आके विजिट करते हैं, हमारे कॉपरेशन शुरू हो जाते हैं, हमारी नेगोशिएशन शुरू हो जाती है बॉर्डर डिस्प्यूट्स को लेके कि हम नेगोशिएशन से सुलझा लेंगे। येट आज भी डिस्प्यूट्स रिजॉल्व नहीं हुए हैं, लेकिन तो भी हमारा इकोनॉमिक कॉपरेशन इतना ज़्यादा हो गया है कि वार की संभावना बहुत कम है। क्लियर है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड मार्शल प्लान paved the way for formation of Organization of European Economic Cooperation। मार्शल प्लान मैंने आपको बताया क्यों यूएसए लेके आया था। यूएसए क्यों लेके आया था, क्योंकि यूएसए को डर था कि यूरोप की इकोनॉमी कोलैप्स हो चुकी है, अगर यूरोप की इकोनॉमी रिवाइव नहीं करी तो ये लोग भी कम्युनिज्म के चपेटे में आ जाएंगे, और यूएसए को अपना डोमिनेंस मेंटेन करना था। तो एक ब्लॉक था सोवियत यूनियन लेड कम्युनिज्म, और एक यूएस लेड कैपिटलिज्म। तो ऑलरेडी ईस्टर्न यूरोप जो था वो सोवियत यूनियन के कम्युनिज्म वाले इन्फ्लुएंस में था। अब इनको वेस्टर्न यूरोप की कंट्री को थोड़ा सा क्या करना था, वेस्टर्न यूरोप की कंट्री को कैपिटलिज्म के अंदर रखना था। तो इन्होंने 16 कंट्री को फाइनेंशियल असिस्टेंस दी, और ताकि ये लोग अपनी इकोनॉमी को रिवाइव कर सके। साथ ही साथ इन कंट्रीज ने सोचा कि पुराना जो अपना वर्ल्ड वार 2 की लड़ाई है उसको भूलो भालो, आज की तारीख में कॉपरेट करते हैं, लड़ते रह जाएंगे, नुकसान हमें ही है। तो ये जो मार्शल प्लान है इसके तहत ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूरोपियन यूनियन इकोनॉमिक कॉपरेशन बनाया गया, जिसके चलते क्या हुआ, जिसके चलते ये फोरम बना कॉपरेट करने के लिए ट्रेड और इकोनॉमिक इश्यूज पे कि सारी कंट्रीज भी ये करेगी। तो इस तरीके से हमने देखा कि मार्शल प्लान ने एक तरीके से क्या रखा, मार्शल प्लान एक तरीके से हम जो बोलते हैं ना पहला कदम हुआ ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन यूनियन इकोनॉमिक कॉपरेशन। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय साउथ एशिया। ये यहाँ पे 7 साउथ एशियन कंट्री है जिनको कि हम साउथ एशिया में लेते हैं। इट इज अ ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज, दैट इज बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान एंड मालदीव्स। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये जो कंट्रीज है ये डाइवर्सिटी के लिए स्टैंड करती है, यहाँ पे हमें डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। साथ ही साथ लेकिन हमारा एक वन जियो पॉलिटिकल स्पेस देखने को मिलता है। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो पाकिस्तान की उस बॉर्डर से लेके यहाँ पे हम लोग देखें कि पाकिस्तान मान लो यहाँ पे, तो यहाँ से कुछ हिमालयन रेंज होके यहाँ इंडिया की हिमालयन रेंज होके नीचे ओशंस आ गया। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे एक अलग से एक नेचुरल फ्रंटियर भी है साउथ एशिया में। क्लियर है, बस इतना आंसर लिखना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज साउथ एशिया, आपको 4 नंबर में पूछा भी नहीं जाएगा, बस 2 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर है, तो 7 कंट्री के नाम आपको ध्यान रहना चाहिए, साथ ही थोड़े बहुत बेसिक्स आपको ध्यान रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन सम पॉइंट्स ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। इंडिया और नेपाल के बीच में कुछ एग्रीमेंट्स बताओ कि हमारे यहाँ वीजाज नहीं लगते दोनों कंट्री को, अगर ट्रैवल और वर्क करना है तो विदाउट वीजाज, और साथ ही साथ में इंडिया नेपाल को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, एक लार्जेस्ट 8 पार्टनर है, हम उनके बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, तो कुछ भी 2 एग्रीमेंट लिख देना जो इंडिया और नेपाल के बीच में है, जो इंडिया और नेपाल में मतलब यहाँ की सरकारों के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मेंशन सम फीचर ऑफ इंडो भूटान रिलेशनशिप। इंडो भूटान रिलेशनशिप में भूटान हमारा फ्रेंडलीस्ट स्टेट है। भूटान में हमारे बहुत ज़्यादा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और ये सारे प्रोजेक्ट हैं। भूटान ने हमारी हेल्प की है जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जो गुरिल्ला वारफेयर के थ्रू जो इंसर्जेंसी वगैरह ये सारी चीज़ें हैं, तो भूटान ने हमारी हेल्प की है उन सबको कर्व डाउन करने में। और भूटान और इंडिया का रिलेशन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। भूटान चाइना के टूवर्ड्स इतना टिल्ट नहीं होता है, भूटान इंडिया के फेवर में ही रहता है। क्लियर है? डेमोक्रेसी इन साउथ एशिया हैज एक्सपांडेड द इमेजिनेशन ऑफ ग्लोबल डेमोक्रेसी, डू यू अग्री? हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि डेमोक्रेसी इन साउथ एशिया हैज एक्सपांडेड द ग्लोबल इमेजिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी, डू यू जस्टिफाई? अब हम लोगों ने देखा कि साउथ एशिया में जितनी भी कंट्रीज हैं, सारी कंट्रीज ने एक्सेप्ट इंडिया एंड श्रीलंका, सारी कंट्रीज ने कभी सिविलियन, कभी मिलिट्री गवर्नमेंट, कभी मोनार्की, कभी डेमोक्रेसी, कभी सिविलियन तो कभी मिलिट्री, इस तरीके से हमने देखते चले आए। लेकिन यहाँ के जितने भी लोग हैं, जितने भी सिटीजन्स हैं, एवरी रिच पुअर जो भी हो, सबने आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी को सपोर्ट किया, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को सपोर्ट किया। आप अपनी बुक में देखोगे एनसीईआरटी में, तो वहाँ एक फ्लो चार्ट बना है, उसमें था कि कितने लोग डेमोक्रेसी को सपोर्ट कर रहे हैं किस कंट्री में। तो उसमें हमने देखा होगा कि सभी लोगों ने डेमोक्रेसी को अच्छा खासा सपोर्ट किया। वहाँ पाकिस्तान का नंबर कम था, पाकिस्तान में बहुत कम लोगों ने डेमोक्रेसी को सपोर्ट किया। लेकिन बाद में हम लोग देखते हैं, कुछ समय बाद में पाकिस्तान में भी प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट चलते हैं और आज के टाइम में पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट स्टैब्लिश्ड है। ठीक है, यहाँ पे लोगों को लगता है कि डेमोक्रेसी दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से सूटेबल है उनकी कंट्री के लिए। दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ठीक है, कुछ टाइम आती है, लेकिन बाद में क्या करती है वो बाद में एक्सप्लॉयटेटिव हो जाती है। लेकिन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट तो भी सही होती है। क्लियर है? वाई डिड इंडिया हेल्प बांग्लादेश टू गेट इंडिपेंडेंस एंड हाउ? इंडिया ने कैसे हेल्प करी बांग्लादेश की, इंडिया ने क्यों हेल्प करी? सबसे पहले ये था कि जब यहाँ पे हमने देखा कि ये जो वेस्ट पाकिस्तान के लोग हैं, ये समझ लो ये वेस्ट पाकिस्तान, ये पाकिस्तान है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको उस समय बोला जाता था वेस्ट पाकिस्तान, इसको बोला जाता था वेस्ट पाकिस्तान, और यहां पे ये बांग्लादेश है। ठीक है, बीच में इंडिया, और इसको हम बोलते थे ईस्ट पाकिस्तान। अब जब ईस्ट पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट वगैरह होने लग गए, जब इन्होंने बात करी ऑटोनॉमी की, तो यहाँ पे जो वेस्ट पाकिस्तान के लोग हैं, वेस्ट पाकिस्तान ने अपनी आर्मी भेजी और यहाँ पे बहुत सारे लोगों को मारा, प्रोटेस्ट को दबाने की कोशिश की। अब जब बांग्लादेश में सारी एट्रोसिटीज़ हो रही थी, तो यहाँ से लोग माइग्रेट करके यहाँ जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट आसाम वगैरह में लोग चले गए और वहाँ चले गए। तो इंडिया को इलीगल इमिग्रेशन वाली प्रॉब्लम देखना पड़ा। साथ ही साथ अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इंडिया में, मतलब इंडिया को अगर नॉर्मली जो इंडियन टेरिटरी, इस साइड वाली इंडियन टेरिटरी को अगर हमें नॉर्थ ईस्ट से कनेक्ट करना है, तो यहाँ पे चिकन कॉरिडोर है। अब ये चिकन कॉरिडोर बहुत ही सकड़ा, बहुत ही पतला है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इंडिया का एक इंटरेस्ट ये भी था कि हम अगर बांग्लादेश को आज़ाद करवा देते और बांग्लादेश से हमारे रिश्ते अच्छे रहेंगे, तो हम हमारे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर लेंगे। लेकिन अगर ये पाकिस्तान ही रहा, तो कल को ऊपर से चाइना आ जाए और नीचे से पाकिस्तान आ जाए, तो और वो इसको ब्लॉक कर दे, तो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से तो हमारे संपर्क ही टूट जाएंगे। तो इसलिए और भी हमें बांग्लादेश को उसके लिए लड़ना बहुत ज़्यादा, बांग्लादेश की आज़ादी के लिए लड़ना बहुत ज़्यादा सही था। ठीक है, समझ में आ गया? अब ये चिकन कॉरिडोर वाली बात बुक में नहीं लिखी है, लेकिन ये बात हकीकत है, तो इसको आप लिख सकते हो। तो मैंने एक पॉइंट आपको यहाँ पे एड ऑन करके बता दिया है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, Despite the mixed record of democratic experience of people of all countries of South Asia share the aspiration of democracy. Democracy is becoming the first choice of people of South Asia. Justify this statement. ठीक है, डेमोक्रेसी एक फर्स्ट चॉइस बन रही है पीपल ऑफ साउथ एशिया की, इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करो। तो ये सही बात है। द वेरियस कंट्रीज इन साउथ एशिया हैव एक्सपीरियंस्ड मिक्स्ड रिकॉर्ड ऑफ डेमोक्रेसी। द पीपल आल्सो शेयर्ड एस्पिरेशन फॉर डेमोक्रेसी टू बी फ्लरिश्ड नॉट ओनली इन रिच और डेवलप्ड कंट्रीज बट इन डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि लोग यहाँ पे डेमोक्रेसीज यहाँ पे इनको ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने देखा कि जब मिलिट्री रूल रहता है तो किस हिसाब से वो लोगों को एक्सप्लॉइट करती है। साथ ही साथ में मोनार्की थी तो वो भी पावर अपने बेसिस के लिए यूज करती थी। तो जो डेमोक्रेसी है वो तो भी प्रो
प्रो पीपल होती है, प्रो पुअर होती है, इसलिए लोग डेमोक्रेसी को ज्यादा यहाँ पे वो कर रहे हैं। क्लियर है, समझ में आ गया। यहाँ पे एनालाइज द कॉमन प्रॉब्लम ऑफ साउथ एशियन कंट्री। साउथ एशियन कंट्री की कॉमन प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती है, थोड़ा सा अंदाजा लगाओ। तो पॉवर्टी एक प्रॉब्लम हो सकती है साउथ एशिया में कॉमन, जो सभी देशों को, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे इंडिया हो, सभी को पॉवर्टी से बाहर निकलना। दूसरी प्रॉब्लम क्या हो सकती है, दूसरी प्रॉब्लम हो सकती है विमेन्स पार्टिसिपेशन। वुमेन्स पार्टिसिपेशन हो सकती है, पार्टिसिपेशन हो सकती है, ठीक है। ये दो प्रॉब्लम मैंने बता दी। और क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसे कुछ कुछ प्रॉब्लम ध्यान रख लो। और क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है साउथ एशियन कंट्रीज को, वुमेन पार्टिसिपेशन हो, क्या आप दूसरी कंट्री में लिख सकते हो। इंडिया में ये प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दूसरी कंट्री में क्या है कि ये वही डेमोक्रेसी और वो वाली, ठीक है। तो रिजीम्स ऑफ गवर्नमेंट, रिजीम्स ऑफ गवर्नमेंट, एक प्रॉब्लम हमें ये भी देखने को मिलती है। तो यहाँ पे 2 नंबर का है, तो साउथ एशिया में पॉवर्टी, वुमेन्स पार्टिसिपेशन, रिजीम्स ऑफ गवर्नमेंट, ये प्रॉब्लम आप कुछ इस हिसाब से लिख सकते हो। और इनको एक्सप्लेन कर देना थोड़ा थोड़ा कि सभी देशों को एक समय पे आजादी मिली थी, तो सभी को डेवलप होने में समय लगेगा, तो पॉवर्टी है, वुमेन्स पार्टिसिपेशन, इन सबको लेके हमें चलना होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ह्यूमन राइट्स की प्रॉब्लम है, हर कंट्री में कहीं ना कहीं ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहे हैं, तो ह्यूमन राइट्स वायलेशन वाली प्रॉब्लम भी आप लोग लिख सकते हैं। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द ट्रू थ्रस्ट एरिया ऑफ ग्लोबलाइजेशन। कौन से दो थ्रस्ट एरिया है, पहला है लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन की वजह से ग्लोबलाइजेशन बढ़ा है। आप कह सकते हो प्राइवेटाइजेशन भी लिख सकते हो, साथ ही साथ में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी लिख सकते हो, जिसकी वजह से क्या हुआ है, जिसकी वजह से हमने देखा कि ग्लोबलाइजेशन में क्या हुआ है, ग्लोबलाइजेशन और इंक्रीज हुई है। ग्लोबलाइजेशन में एक ग्लोबलाइजेशन का जो फिनोमिना है वो कई बढ़ चढ़कर हमें देखने को मिला। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेंशन पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन में क्या, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रही है, जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रहा है, ठीक है, ट्रेड्स ऑफ गुड, वॉल्यूम ऑफ ट्रेड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ रही है। तो आप कोई भी 2 पॉइंट शॉर्ट आंसर है, कोई भी 2 पॉइंट आप यहाँ पे पॉजिटिव, नेगेटिव, ग्लोबलाइजेशन का नेगेटिव भी पता होना चाहिए और पॉजिटिव भी पता होना चाहिए। नेगेटिव में आप लोग क्या लिखोगे कि स्टेट की जो कैपेसिटी है, ठीक है, स्टेट वेलफेयर, स्टेट से क्या हो रहा है, स्टेट की वेलफेयर, स्टेट की कैपेसिटी इरोड होते जा रही है। ग्लोबलाइजेशन में हम लोग देख रहे हैं कि अमीर कंट्री अमीर होती जा रही है, गरीब गरीब होती जा रही है। ग्लोबलाइजेशन के जो रिजल्ट है वो एक हर जगह एक जैसे नहीं है। जो डेवलप कंट्रीज को ग्लोबलाइजेशन से फायदा है, वही डेवलपिंग कंट्रीज को नहीं है। तो ये वाली चीजें आप लिख सकते हैं। Can we say that globalization is only an economic dimension? No, globalization is not only an economic dimension. Globalization एक political dimension भी है, जो कि अभी मैंने बताया कि state की capacity कमजोर होती जा रही है। Cultural dimension भी है कि यहाँ पे हम लोग अलग अलग culture से influence हो रहे हैं, स्पेशली वेस्टर्न कल्चर से भी। तो सिर्फ इकोनॉमिक डायमेंशन को हम नहीं कहेंगे कि सिर्फ इकोनॉमिक डायमेंशन है ग्लोबलाइजेशन। डिफाइन ग्लोबलाइजेशन, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम इंटरनेशनलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन मतलब होता है फ्लो ऑफ ट्रेड, फ्लो ऑफ गुड्स, फ्लो ऑफ आइडियाज। इंटरनेशनलाइजेशन मतलब क्या होता है, ये समझ लो। इंटरनेशनलाइजेशन मतलब ये होता है कि किसी भी चीज को इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाना, ठीक है, मेकिंग समथिंग फॉर एन इंटरनेशनल लेवल। लेकिन ग्लोबलाइजेशन इज ऑल अबाउट, यहाँ पे आपको क्या लिखना है, ग्लोबलाइजेशन इज ऑल अबाउट, यहाँ पे जो की वर्ड है वो है फ्लो। फ्लो किसका, फ्लो आइडियाज का, फ्लो किसका, फ्लो गुड्स का, फ्लो किसका, फ्लो कल्चर का, ठीक है। और यहाँ पे इंटरनेशनलाइजेशन मतलब क्या होता है, इंटरनेशनलाइजेशन मतलब ये होगा कि आपको किसी भी चीज को आप क्या कर रहे हो, किसी भी चीज को आप कुछ इस तरीके से कर रहे हो कि आप उसको इंटरनेशनल लेवल तक लेके जा रहे हो, वो हो गया इंटरनेशनलाइजेशन, ठीक है। हाउ टेक्नोलॉजी हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड टू ग्लोबलाइजेशन, ये बताओ। टेक्नोलॉजी ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। कैसे रोल प्ले किया है बहुत बड़ा, कि टेक्नोलॉजी के चलते हमने देखा कि ग्लोबलाइजेशन में ज़्यादा एडवांसमेंट आया है। इंटरनेट हो, कंप्यूटर हो, ये सारी चीज़ें क्या हुई, ये सारी चीज़ें हम टेक्नोलॉजी को देखते हैं। तो टेक्नोलॉजी के चलते हमने ग्लोबलाइजेशन में एक बहुत बड़ा वो देखा है, गुड्स एंड सर्विसेज फटाफट पहुंच जाती है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ने जो हमारी जो दूरियां हैं उसको कम कर दिया। तो टेक्नोलॉजी ने तो एक तरीके से ग्लोबलाइजेशन को बूम किया है। क्लियर है। ये थे आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। अब बारी किसकी है, अब बारी है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की। हाउ डिड चाइना एंड इट्स इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल आइसोलेशन। आपको पता है 1949 से लेके 1970s तक, ठीक है,
1970s, ये एस वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि ईयर मतलब 1970 नहीं है, 1970s मतलब 1970 टू 1980 के बीच की बात हो रही है। ये एस लग गया ना यहाँ पे, है ना। 1970s में 1949 टू 1979 में हम लोग ये देखते हैं कि चाइना ने पहले क्या किया था, चाइना ने सबसे पहले क्लोज इकोनॉमी रखी थी, है ना, क्लोज इकोनॉमी रखी थी। लेकिन हम लोगों ने देखा सबसे पहले चाइना ने 1972 में यूएसए से रिलेशन स्टैब्लिश किए, यूएसए से अच्छे खासे रिलेशन स्टैब्लिश किए। फिर चाइना ने धीरे धीरे क्या किया, ओपन डोर पॉलिसी अपनाई, ओपन डोर पॉलिसी अपनाई। इस पॉलिसी में क्या था, इस पॉलिसी में था कि चाइना धीरे धीरे अपनी इकोनॉमी को ओपन अप कर रहा था। पहले ये किससे ज्यादा इन्फ्लुएंस था, पहले ये कम्युनिज्म से ज्यादा इन्फ्लुएंस था, पहले ये कम्युनिज्म से ज्यादा इन्फ्लुएंस था। लेकिन यहाँ पे चाइना ने ओपन डोर पॉलिसी अपनाई, कब अपनाई ओपन डोर पॉलिसी, 1972 में। अब यहाँ पे क्या होता है कि चाइना धीरे धीरे अपना हर सेक्टर को ओपन अप करते गया। सबसे पहले एग्रीकल्चर को ओपन अप किया ताकि एग्रीकल्चर में एफडीआई वगैरह आए। फिर उसके बाद में हमने देखा तो उसने इंडस्ट्रीज को ओपन अप किया, फिर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, साइंस एंड स्पेस में ओपन अप किया, और इकोनॉमिक में उन्होंने स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया ताकि ज्यादा से ज्यादा एफडीआई आए। तो एक समय पे ये हुआ कि चाइना एक बहुत फेमस डेस्टिनेशन बन गया और सबसे ज्यादा एफडीआई अट्रैक्ट करने वाली डेस्टिनेशन बन गया चाइना। क्लियर है। तो चाइना ने धीरे धीरे अपनी इकोनॉमी को ओपन किया और धीरे धीरे उसका ट्रांजिशन कम्युनिज्म से उससे कैपिटलिज्म तक बढ़ा। और ऐसा नहीं है कि चाइना ने एकदम पूरी इकोनॉमी खोल दी, स्टेट का तब भी कंट्रोल था, लेकिन जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाना, धीरे धीरे सेक्टर्स को ओपन करना, ये सारी क्या थी, ये सारी चाइना की पॉलिसीज थी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाइनीज इकोनॉमी हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एट ग्लोबल लेवल, जस्टिफाई। वही वाली बात है कि आपको चाइना की वो सारी पॉलिसीज लिखना है कि चाइना ने कैसे अपनी पॉलिसी को ओपन अप किया है, चाइना कैसे ग्लोबल इकोनॉमिक पावर बन गया है। आपको ये लिखना है कि 2040 तक चाइना यूएसए को ओवरटेक कर लेगा। उसके बाद में चाइना के पास में आज इतने ज़्यादा फॉरेन रिजर्व है कि वो दूसरे देशों को लाइक लेटिन अमेरिकन कंट्रीज, एशियन कंट्रीज को लोन देता है, ठीक है, और वो फॉरेन लेवल पे भी अपनी इन्फ्लुएंस फैला रहा है। और साथ ही साथ चाइना के पास में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट है। चाइना वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, इन सब का भी मेंबर बन गया था 1980s में। क्लियर है, समझ में आ गया। तो ये सारी चीजें आप लोग लिख देंगे। In spite of improvement in Chinese economy, there have been a negative consequences affecting the people of China. Mention any 4 such consequences. अब यहाँ पे कि चाइना की, चलो तुमने इकोनॉमी की बहुत अच्छी अच्छी बात करी, लेकिन तो भी हमने देखा कि चाइना में क्या है, चाइना में कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ बहुत अच्छा है, बिल्कुल इकोनॉमी बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, बट स्टिल देयर आर नेगेटिव इम्पैक्ट। वो क्या क्या है हम उस पर बात करते हैं। इवन दो द चाइनीज इकोनॉमी हैज इंप्रूव्ड ड्रामेटिकली, देयर हैव बीन अ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज इंपैक्टिंग द पीपल ऑफ चाइना। अब वो कौन कौन से, द बेनिफिट ऑफ द रिफॉर्म हैव नॉट बीन इक्वली रिसीव्ड, अप्रोक्सीमेटली 100 मिलियन पीपल आर स्टिल अनएम्प्लॉयड। अब जो चाइना जो इकोनॉमिक रिफॉर्म लेके आया है, वो इकोनॉमिक रिफॉर्म में सबको एक जैसा फायदा नहीं पहुंचा है। हमने करीब करीब ये देखा कि 100 मिलियन लोग बहुत अभी भी एम्प्लॉयड है। साथ ही साथ जो फीमेल एम्प्लॉयमेंट है, फीमेल एम्प्लॉयमेंट इन कंडीशन ऑफ वर्क आर एज बैड एज इन यूरोप ऑफ 18th एंड 19th सेंचुरी। ठीक है, यहाँ पे फीमेल एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट है, और कंडीशन ऑफ वर्क जो है, जो वर्कर्स को यहाँ पे बहुत ज्यादा काम करवाया जाता है, ठीक है, तो वो यहाँ पे यूरोप का 18th और 19th सेंचुरी का देख लो और आज का चाइना देख लो। करप्शन देखने को मिलता है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हमें चाइना में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। हम यहाँ पे देख रहे हैं चाइना में बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी बढ़ रही है बिटवीन अर्बन एंड रूरल रेसिडेंट्स, जो गाँव में रहने वाले हैं, जो शहर में रहने वाले हैं, जो कोस्टल एरिया में रहने वाले हैं, इन सब में हमें बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी देखने को मिल रही है। तो ये चारों पॉइंट ध्यान रखना, ये चारों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये वाला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन में क्या है कि चाइना भले इकोनॉमिक ग्रोथ कर लिया, लेकिन इसमें अभी भी कुछ कुछ चैलेंजेस है, तो ये चैलेंजेस आपको ध्यान रखना, यहाँ से आपको क्वेश्चंस बन सकता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनालाइज द बेसिस ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ चाइना टू ओवरटेक द यूएसए एज वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2040। तो वही वाली बात है, इसमें आपको क्या लिखना है, वो चाइना का वो पूरा जो रिफॉर्म, जो चाइना ने जो पूरे रिफॉर्म किए, जो मैंने बताया आपको 1978 से, वो रिफॉर्म के बाद में लिखना। फिर आप लिखना कि आज चाइना दूसरी कंट्रीज को लोन दे रहा है, वही वाली बात है। चाइना यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर है, वो वाली बात है। चाइना के पास में न्यूक्लियर वेपन है, ये वाली बात भी है। फिर चाइना वर्ल्ड बैंक और इन सब का मेंबर है, ये वाली बात भी है। फॉरेन पॉलिसी को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है, ये बात भी सही है। और आज की तारीख में कोई भी कंट्री चाइना को चू भी नहीं कह सकती।
क्लियर है? तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि चाइना एक पावरफुल कंट्री है और वो यूएसए को टेक ओवर कर लेगा। चाइना की ये ओपन डोर पॉलिसी के बारे में आप 1978 वाली ये सारी चीजें आप लिखते चलना। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, The emerging economies of China and India have great potential to challenge the unipolar world. Do you agree with the statement? अब चाइना को तो मैंने आपका चाइना का तो हमने बहुत डिस्कस कर लिया, अब बारी आई इंडिया की। तो इंडिया में लिखोगे आप कि इंडिया भी 21st सेंचुरी में क्या है, इंडिया भी 21st सेंचुरी में ग्लोबल पावर होके हमें उभरते दिखा है। आज की तारीख में इंडिया सबसे ज्यादा एफडीआई को अट्रैक्ट कर रहा है। इंडिया बहुत स्पीड से ग्रो कर रहा है। इंडियन गवर्नमेंट ने टारगेट रखा है, क्या टारगेट रखा है? $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का। अगर देखा जाए तो चाइना और इंडिया कल का भविष्य है, मतलब आने वाले न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का ये दोनों भविष्य है। इंडिया की भी फॉरेन पॉलिसी स्ट्रांग होती जा रही है, इंडिया का कल्चरल इन्फ्लुएंस भी है, इंडिया की हार्ड पावर भी है, इंडिया का डायस्पोरा है जो है वो वर्ल्ड में हर जगह फैला है, और इंडिया भी अपने डेवलपमेंट में बहुत स्पीड से आगे बढ़ रहा है। ठीक है, और चाइना का आप जानते ही हो। क्लियर? सारी चीजें क्लियर है। आज की तारीख में हर कंट्री कहीं ना कहीं इंडिया से कोलैबोरेट करना चाहती है। Now, being the head of your country, what step would you like to take to protect the local small of producer of your country from the globalization? ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझो कि अगर तुम कंट्री के हेड हो और तुमको अपने जो तुम्हारे जो वहाँ जो लोकल प्रोड्यूसर है, जो छोटा इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसको तुमको प्रोटेक्ट करना है ग्लोबलाइजेशन से, तुम कैसे करोगे? तुम कौन कौन से स्टेप्स लोगे? इस क्वेश्चन का आंसर सोचो। ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, तो एक क्वेश्चन जानबूझ के डाला है मैंने इसमें। कुछ सोचा, दिमाग चला, क्या हो सकता है इसका आंसर? देखो, सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले ये जो लोकल जो मैन्युफैक्चरर है, ये अगर कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उस प्रोडक्ट पे हम ट्रेड बैरियर लगा सकते हैं। मतलब बाहर से आने वाली कंट्री से जो प्रोडक्ट है उसमें हम थोड़ी सी रोक लगा सकते हैं, या उस पर हम ट्रेड बैरियर लगा के उसका थोड़ा सा प्राइस बढ़ा सकते हैं। पहला ये हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि हम मतलब अगर मैं कंट्री का हेड रहा तो मैं क्या करूंगा, मैं इन लोगों को कुछ थोड़ी बहुत फाइनेंशियल एड दूंगा, जिससे कि अपना प्रोडक्ट और अपनी ये स्केलेबिलिटी को और बढ़ाएं। तीसरा ये हो सकता है कि मैं इनको क्या हेल्प दे सकता हूं, मैं इनको नई नई टेक्नोलॉजी लाके दे सकता हूं। चौथा ये हो सकता है कि मैं कंट्री का हेड हूं तो मैं जो एमएनसीज होती है, जो बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स होती है, उनसे क्या कहूंगा कि आके इनसे मिलो भैया, इनकी मदद करो। तो ऐसे कुछ आपको है ना, कई बार थोड़ा सा क्रिटिकल भी होना पड़ेगा, मतलब थोड़ा सा आपको दिमाग भी चलाना होगा। वैसे ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना कम है, बट प्रिपेयर्ड रहो। इसमें कुछ याद करने जैसा नहीं, बस आपको इमेजिन करना था। ठीक है, क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन, Does globalization lead to cultural homogenization और cultural heterogenization और both? दोनों देखने को मिलता है। देखो, कल्चरल हमें ये भी देखने को मिलता है कि क्या हो रहा है, हमारा कल्चर खत्म होते जा रहा है। हमारे अगर आज की तारीख में आप लोग मॉल जाओगे, एक तरफ मैकडोनल्ड्स का क्या होगा, बर्गर, और एक तरफ डोसा है, तो डेफिनेटली आप लोग मैकडोनल्ड्स का बर्गर ही लेंगे, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, है ना, 90%। तो हम इसको मैकडोनलाइजेशन भी कहते हैं। और हम ये देख रहे हैं कि वेस्टर्न कल्चर, हम लोग जो देखते हैं ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या हो रहा है, एकदम वेस्टर्न कल्चर को हम अडॉप्ट कर रहे हैं। नेटफ्लिक्स देख लो, उनकी सीरीज को देख लो, सारी चीजें हमें वो पसंद आ रही है। लेकिन दूसरा ये कहता है कि नहीं, ये हमारे कल्चर को खत्म नहीं कर रहा है, बल्कि ये हमारी चॉइसेस को एनहांस कर रहा है। पहले मेरे पास में सिर्फ डोसा था, अब मेरे पास ये कि मुझे बर्गर खाना है तो मैं वो खाऊंगा, मुझे डोसा खाना है तो वो खाऊंगा। रहा सवाल कपड़ों की बात, तो पहले ऐसा था कि मेरे पास सिर्फ पैजामे कुर्ते थे, आज की तारीख में क्या कर सकता हूं, ऊपर मैंने कुर्ते डाल लिया, नीचे मैंने जीन्स डाल ली। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे चॉइसेस इनहांस कर रहा है। ठीक है, तो आपको बोथ द वेज होके यहाँ पे आंसर लिखना रहेगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द इकोनॉमिक मैनिफेस्टेशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन? इकोनॉमिक मैनिफेस्टेशन क्या है? वही वाली बात है कि हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, इट डील्स विद इंक्रीजिंग ट्रेड इन कमोडिटीज ऑल अराउंड द वर्ल्ड, द रेस्ट्रिक्शन इम्पोज बाय वेरियस स्टेट्स ऑन ईच अदर इंपोर्ट्स हैव बीन रिमूव्ड। अब अच्छे से फ्लो हो पा रहा है, जो पहले रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते थे सामान को एक देश से दूसरे देश भेजने में, उसको रिमूव कर दिया गया है। फिर क्या है, ग्लोबलाइजेशन बेनिफिट सम सेक्शन ऑफ सोसाइटी while the section of society are left deprived. Developed countries gain more as compared to developing countries. जो ग्लोबलाइजेशन है उसमें किसी सेक्शन को ज्यादा मिल रहा है, बाकी कोई सेक्शन डिप्राइव्ड है। ठीक है, तो ये वाली चीज हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। डेवलप्ड कंट्रीज को ज्यादा मिल रहा है, बाकी जो जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है उनका एक्सप्लॉयटेशन ही हो रहा है, और उसको क्या नाम दिया गया है, उसको नियो कॉलोनियलिज्म का नाम दिया है। और ये भी मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ, ये भी मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। ग्रेटर इकोनॉमिक फ्लो अक्रॉस डिफरेंट कंट्री ऑफ वर्ल्ड आर यूजली प्रमोटेड थ्रू इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन के बारे में
मुझे उम्मीद है कि आप लोग आंसर लिख लेंगे बहुत बेहतर तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन, critically evaluate the impact of changing role of state in developing countries in light of globalization। स्टेट का रोल चेंज हो रहा है डेवलपिंग कंट्रीज में इन लाइट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब क्या हो रहा है, पहले स्टेट क्या करता था, पहले स्टेट वेलफेयर प्रोग्राम्स करता था, ठीक है। तो पहले था वेलफेयर स्टेट था, पहले वेलफेयर स्टेट था। और आज की तारीख में ये क्या हो रहा है, आज की तारीख में हम इस देख रहे हैं कि आज की तारीख में ये सिर्फ क्या बन गया है, मियर नाइट वॉचडॉग, मियर नाइट वॉचडॉग। इसका मतलब क्या है कि आज की तारीख में बस स्टेट, जैसे आज आप कुत्ते को कैसे देखते हो, रात में कुत्ता क्या करता है कि कोई चोर आता है, कोई आएगा तो भूकेगा, बाकी कुछ नहीं करता, शांति से बैठा रहता है। तो वैसे ही आज की तारीख में अगर स्टेट देखे तो जहां लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम आती बस वही स्टेट कुछ करता, नहीं तो स्टेट कुछ नहीं करता, सारी चीजें प्राइवेट प्लेयर ही कर रहे हैं, ये एक रियलिटी है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग देख रहे हैं कि स्टेट की कैपेसिटी कम होती जा रही है, क्योंकि क्या है आज की तारीख में स्टेट को क्या है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह की भी सुननी पड़ती है। तो ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है इनका एक बहुत बड़ा रोल हमें देखने को मिल गया है और स्टेट को इनकी बहुत ज्यादा सुननी पड़ती है। तो हम क्या देख रहे हैं कि स्टेट का क्या रोल हो गया है, स्टेट का एकदम मिनिमल रोल हो गया है, स्टेट का रोल एकदम कम होते चले गया है। क्लियर है, समझ में आ गया, ये वाली चीज आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग यहां पे देखें, एक्सप्लेन 3 बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन विद एग्जांपल। ग्लोबलाइजेशन के कोई 3 बेनिफिट्स बताओ। तो एक तो आप ट्रेड का लिख सकते हो, एक आप ये कल्चर वाला लिख सकते हो। कल्चरल वाला क्या लिखोगे, कल्चरल वाला जैसे इकोनॉमिक बेनिफिट्स लिए, इकोनॉमिक बेनिफिट्स के लिख दे कि ज्यादा ट्रेड हो रहा है, हमारी कंट्री डेवलप कर रही है, एफडीआई आ गई, ये इकोनॉमिक बेनिफिट्स लिख दिए। टेक्नोलॉजिकल बेनिफिट, नई नई टेक्नोलॉजीज आ गई है, सारी चीजें हो गई है, इंस्टाग्राम फेसबुक, हमारा जो फिजिकल डिस्टेंस है अब वो हमें लगता ही नहीं है कि हमारा भाई या हमारी बहन यूएसए में है और हम यहाँ पे हैं, ठीक है। पॉलिटिकल बेनिफिट्स क्या है, पॉलिटिकल बेनिफिट्स हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, स्टेट के पास में टेक्नोलॉजी आ गई है तो गवर्नमेंट के पास सारे इंसान का डेटा है, तो वो इस हिसाब से लोगों के लिए पॉलिसीज लेके आ सकती है, ठीक है। तो ये पॉलिटिकल में लिख दोगे आप। वैसे ही कल्चरल का भी लिख सकते हो कि कल्चरल बेनिफिट क्या है कि लोगों को क्या हुआ है, लोगों को बहुत ज्यादा चॉइसेस मिलने लग गई है। क्लियर है, क्वेश्चंस में कुछ नहीं, क्वेश्चंस बहुत सिंपल है, मैं आपको बस यही बता रहा हूं कि हमने इतनी सारी चीजें पढ़ ली है। मैंने आपको एनसीईआरटी का रिवीजन करवा दिया, मैंने आपको टेस्ट पेपर सॉल्व करवा दिया, मैंने आपको सैंपल पेपर सॉल्व करवा दिया है, सैंपल पेपर 2 महीने पहले ही करवा दिया था, उसको चेक कर लेना, कम्युनिटी पे लिंक डलिए। फिर हमने एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन सॉल्व कर लिए, तो क्वेश्चन एकदम ऐसे लगते हैं कि बहुत ईजी से है, क्योंकि क्वेश्चन कहां से बनेंगे, क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही बनेंगे। तो अगर आपको एनसीईआरटी पता है तो सारी चीजें ऑटोमेटिकली हो जाएगी। व्हाट वाज द मेजर डिफरेंस बिटवीन सार्क एंड यूरोपियन यूनियन एज एन अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर। अब इन दोनों का तो खैर कोई मेल ही नहीं है। यूरोपियन यूनियन तो एक सुप्रा नेशनल अथॉरिटी है, ठीक है, इनका एक अपना फ्लैग है, अपनी एक करेंसी है, यहाँ पे अपना एक पार्लियामेंट है। सार्क कहो तो सार्क एक तरीके से फेल्ड है। फेल्ड क्यों है, क्योंकि यहाँ पे कंट्री के इंटरनल डिस्प्यूट्स ही खत्म नहीं होते। एग्जाम्पल हो गया पाकिस्तान एंड इंडिया, ठीक है। और यूरोपियन यूनियन में क्या है कि यहाँ इकोनॉमिक कॉपरेशन हो रहा है, इकोनॉमिक कॉपरेशन हो रहा है, यहाँ इकोनॉमिक पॉलिटिकल दोनों कॉपरेशन यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं। साथ ही साथ यूरोपियन यूनियन में क्या है, यूरोपियन यूनियन में फ्रांस जो है, फ्रांस क्या है, फ्रांस परमानेंट मेंबर है। किसका परमानेंट मेंबर है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। जबकि सार्क में ऐसा कोई भी देश नहीं है जो कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर हो। तो सार्क एक तरीके से फेल है, ठीक है। और यूरोपियन यूनियन एक तरीके से सक्सेसफुल है। यूरोपियन यूनियन एक अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ, अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर हम देख सकते हैं, क्योंकि अगर हम कंबाइंड जीडीपी देखें इन 27 कंट्री की, जो 27 कंट्री यूरोपियन यूनियन में है, तो वो यूएसए के बाद में उसका नंबर आता है अगर कंबाइंड करें तो, ठीक है। साथ ही साथ में अगर हम इन कंट्रीज का ह्यूमन डेवलपमेंट वगैरह देख लें तो वो बहुत बेहतर है कंपेरेबल टू दीज सार्क नेशंस। क्लियर है, तो ये वाली चीज आपको यहाँ पे समझ में आ गई, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ चाइनीज इकोनॉमी। चाइनीज इकोनॉमी के पीछे कौन कौन से फैक्टर है, मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, ठीक है। तो ये आपको पता है कि कैसे उन्होंने ओपन डोर पॉलिसी अपनाई 1978 से, पहले उन्होंने यूएसए से रिश्ते सुधारे 1972 में। तो ये सारी चीजें आप लोग लिख लोगे एक बेहतर तरीके से।
एक्सप्लेन द एथनिक कॉन्फ्लिक्ट इन श्रीलंका एंड एनी टू कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इट। अब श्रीलंका में देखो तो ये रहा श्रीलंका। अगर मैं श्रीलंका को कुछ मैप ऐसे बनाऊं तो ठीक है, मैप पे मत जाना, लेकिन ये श्रीलंका। तो यहां पे अगर हम लोग देखें तो ये जो है, यहां रहती है श्रीलंका की मेजॉरिटी कम्युनिटीज, दैट इज सिन्हला, और यहां रहती है श्रीलंका की माइनॉरिटी कम्युनिटी, दैट इज तमिल। ठीक है, अब ये जो तमिल लोग हैं ये इंडिया से माइग्रेट करके आते हैं, कुछ अंग्रेजों के टाइम पे प्लांटेशन के लिए अंग्रेजों ने भेजे थे, और कुछ हजारों साल पहले आए थे। अब श्रीलंका भी जब से आजाद हुआ है तब से इन्होंने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सेटअप करके रखा है। तो श्रीलंका में क्या है, श्रीलंका में हमने देखा कि एथनिक कॉन्फ्लिक्ट है। श्रीलंका में क्या है, श्रीलंका में हमें एथनिक कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। ठीक, अब एथनिक कॉन्फ्लिक्ट है श्रीलंका में, तो यहां हम क्या देखते हैं, यहां जो गवर्नमेंट है वो मेजॉरिटेरियनिज्म को सपोर्ट करती है। मतलब गवर्नमेंट हमेशा सिर्फ इस कम्युनिटी पे ध्यान देती है और इनको कोई राइट्स नहीं देती है। रिजर्वेशन, जॉब सब सिन्हलास के पास में। तो तमिल्स के मन में क्या है, तमिल्स के मन में एक तरीके से गुस्सा भरा हुआ है। तमिल्स के मन में बहुत ज्यादा गुस्सा भरा हुआ है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि हमारे लिए सरकार कुछ कर नहीं रही है। तो यहाँ पे मेजॉरिटी पॉलिटिक्स खिलती आई है, यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज। यहां आपको क्लियर हुआ। अब जब तमिल्स के साथ में इतना सब कुछ हो रहा था, तो जो हमारे तमिलनाडु के जो लोग हैं उनको लगा कि हमारे भाई बंधुओं के साथ में ऐसा हो रहा, हम लोग कनेक्ट कर पाते हैं ना, हम लोग इन सारी चीजों को कनेक्ट कर पाते हैं। मतलब ऐसा लगता है ना कि हमारे ही तो भाई बंधु हैं। ठीक है, तो हमारे भाई बंधुओं के साथ में ऐसा हो रहा, तो तमिलनाडु की सरकार ने इंडियन गवर्नमेंट को बहुत प्रेशर किया कि तुम कुछ करो। इंडियन गवर्नमेंट ने श्रीलंकन गवर्नमेंट के साथ में बहुत ज्यादा नेगोशिएशन करे कि नहीं भैया कुछ करो, नहीं भैया कुछ करो, लेकिन ज्यादा कुछ रिजल्ट नहीं मिले। फिर एक अकॉर्ड साइन होता है, जयवर्धन राजीव गांधी अकॉर्ड। उसमें यह होता है कि यहाँ पे एक सीज फायर हो जाएगा कि जहां तमिल से वहां तमिल रुक जाएंगे, जहां सिन्हलाज है वहां सिन्हलाज रुक जाएंगे। अच्छा, इससे पहले इन तमिल्स के अंदर एक मिलिटेंट ग्रुप बन जाता है, LTTE। ये जो मिलिटेंट ग्रुप है ये वायलेंटली इनके अगेंस्ट एक्ट करने लगता है, और इसको फिर श्रीलंकन आर्मी इसके पीछे लग जाती कि अब कोई सिन्हलाज और इन सबको स्टेट पे हमला करेगा तो उसके पीछे भी आर्मी लगेगी। तो यहाँ पे फिर क्या होता है, यहाँ पे फिर जयवर्धन और राजीव गांधी का अकॉर्ड होता है। तो यहाँ पे उन्होंने बात किया जाता है सीज फायर की, कि ना ही तमिल्स इधर हमला करेंगे ना ही सिन्हलाज इधर हमला करेंगे। लेकिन इस अकॉर्ड में एक चीज होती है कि अगर किसी ने सामने से पहली बार हमला किया तो इंडियन गवर्नमेंट उसके अगेंस्ट लड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे LTT ने सिन्हलाज पे हमला कर देते हैं। तो फिर इंडिया अपनी पीस कीपिंग फोर्स उतारती है, और इंडिया की पीस कीपिंग फोर्स अगेंस्ट LTT ग्रुप्स अगेंस्ट तमिल लड़ती है। तो ये तमिलनाडु और इन तमिल लोगों को देख के बड़ा आश्चर्यचकित होता है कि इंडियन पीस कीपिंग फोर्स हमारे अगेंस्ट ही लड़ रही है श्रीलंकन गवर्नमेंट के साथ में। और इसी को ही हमारे पॉलिटिकल साइंटिस्ट कहते हैं कि बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ है, हमारी इंडियन फॉरेन पॉलिसी का बहुत बड़ा ब्लंडर है। तो कुछ समय तक ये सब कुछ चलता है, लेकिन इसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता है। फिर राजीव गांधी जब तमिलनाडु में चुनाव प्रचार के लिए रहते तब उनका असैसिनेशन हो जाता है LTT के द्वारा। और फिर इंडिया का ये स्टैंड होता है कि अब श्रीलंका का इंटरनल मैटर है, वो जो भी करे वो खुद जाने, और यहाँ से इंडियन पीस कीपिंग फोर्स को विड्रॉ कर लिया जाता है विदाउट एनी सेटलमेंट। तो यहाँ पे क्या होता है, हमने देखा कि श्रीलंका की वजह से हमने हमारे प्रधानमंत्री को खोया, साथ ही साथ में हमारे फॉरेन पॉलिसी का एक बहुत बड़ा ये ब्लंडर है, और साथ ही साथ हमने कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिला, हमको वहां से विड्रॉ करना पड़ा। क्लियर है? तो ये था पूरा श्रीलंका का एथनिक कॉन्फ्लिक्ट। India's neighbor think that Indian government tries to dominate and interfere in the domestic affair of smaller country of region. Is this a correct impression? Discuss the factor responsible for it and how this perception can be curbed. अब इंडिया के नेबर्स को हमेशा ऐसे लगता है कि जो इंडिया है वो हमेशा हमारी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करना चाहता है। तो ये सही है, गलत है? आपको क्या लगता है? अब देखो, उनको इसलिए लगता है क्योंकि इंडिया सबसे बड़ी कंट्री है, इंडिया एक डोमिनेंट कंट्री है, और इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसका कि सभी कंट्रीज से बॉर्डर कहीं ना कहीं मिल रही है। तो सारी कंट्री को लगता है कि इंडिया हमारे ऊपर डोमिनेंस जताना चाह रहा है। इंडिया ट्रेड और सबके मामले में उनसे आगे, तो उनको लगता है कि इंडिया एक पावरफुल नेशन दिखाने के चक्कर में ये सारी चीजें हो रही है, तो इसलिए एक बैड इंप्रेशन जाता है। बाकी इंडिया कभी ऐसा नहीं है, इंडिया कभी ऐसा नहीं कि हमको उनके डोमेस्टिक इंटरफेयर में हमें कोई इंटरफेयर करके कोई मजा आ रहा है, नहीं, हमें तो बस हमारे इंटरेस्ट से मतलब है, इंडिया के इंटरेस्ट से मतलब है। इंडिया नेवर वांटेड टू डोमिनेट और इंटरफेयर इन द डोमेस्टिक अफेयर ऑफ स्मॉलर कंट्री ऑफ द रीजन। इंडिया बिलीव दैट देयर आर रियल इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ ऑल इफ ऑल कंट्री लिफ्ट्स अप ट्रेड बैरियर। जैसे जब ट्रेड बैरियर्स वगैरह
ये साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ तो सारी कंट्री को लगा इससे सिर्फ इंडिया को फायदा होगा, लेकिन इंडिया का कहना है कि नहीं, ऐसा नहीं है। अगर देखो इकोनॉमिक फायदा सबका होगा, थोड़ा सा किसी को नुकसान तो होता है, लेकिन सभी को एक लॉन्ग रन में सभी को फायदा होगा। ठीक है, अब इंडिया का साइज बड़ा है, इंडिया के कंट्रोल ज्यादा है, इसलिए ये सस्पिशंस बनता है। ठीक है, इंटरफेयर्स ऑफ इंडिया इन इंटरनल अफेयर ऑफ पाकिस्तान हेल्पिंग इन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान टू बांग्लादेश इनटू एन इंडिपेंडेंट कंट्रीज अनदर रीजन। अब पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि इसने तो देखो हमारे ही हिस्से को तोड़ के एक नई कंट्री बना दी, दैट इज बांग्लादेश। ठीक है, और इंडिया को एज सच कुछ है नहीं इंटरफेयर करके। ठीक है, समझ में आया। अब क्या है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये परसेप्शन कैसे बदला जाए। ये परसेप्शन ऐसा बदला जाए कि इंडिया उनकी हेल्प करे, इंडिया उनसे नेगोशिएशन करे, इंडिया उनसे ओपन डायलॉग करे, इंडिया उनको फाइनेंशियल एड दे, उन कंट्री के ग्रोथ में डेवलपमेंट दे। साथ ही साथ हम लोग देखते हैं कि फ्लड्स वगैरह आती है बांग्लादेश वगैरह में, तो हम उनको मिलिट्री असिस्टेंट वगैरह देते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे हमारे रिश्ते सुधरते हैं और इससे लगता है कि इंडिया कोई इंटरफेयर नहीं करना चाह रहा। इंडिया तो क्या है, इंडिया तो बस हमारा साथ दे रहा है। क्लियर है। राइट डाउन द फीचर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन डिटेल। तो ग्लोबलाइजेशन के फीचर्स आपको पता है, रैपिड एक्सपेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है, ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज ही मल्टीनेशनल कंपनीज दिख रही है आज की तारीख में। देन इंक्रीजिंग टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशंस, इंक्रीज इन कैपिटल ट्रांसफर फ्लो ऑफ कैपिटल। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि कैपिटल ट्रांसफर हो रहा है, बहुत ज्यादा गुड्स, बहुत ज्यादा रुपए, बहुत ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एक कंट्री से दूसरी कंट्री में। टेक्नोलॉजी पे भी हम लोग देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा यहाँ पे हम लोग सारी चीजें देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर भी बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक है, अब वो हो ये रहा है। मैं बीच में पढ़ाते पढ़ाते कई बार ऐसे कंफ्यूज हो जाता हूँ, क्योंकि आप लोगों के लिए इतने वीडियोस बनाए ना, पहले पूरे ज्योग्राफी में, फिर डेली पॉलिटिकल का लाइव सेशन, फिर ज्योग्राफी के इससे पहले वीडियो, और इसके बाद भी मुझे बहुत सारे वीडियो बनाना है। तो वो इसलिए क्या होता है, आप मेरी इस स्थिति को समझिएगा, क्योंकि मेरे मन में बहुत सारी चीजें चल रही है कि इसके बाद में ये बनाना है, वो बनाना है। ठीक है, तो इतना आई थिंक आप मुझे समझेंगे। ठीक है, हाउ डू क्रिटिक्स व्यू द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो इसमें आप वर्ल्ड सोशल फोरम का लिख देंगे कि क्रिटिक्स ग्लोबलाइजेशन को एक अच्छा नहीं मानते। वो ये मानते हैं कि जो इसमें जो डेवलप कंट्रीज है उन सबको फायदा है, लेकिन क्या है, जो डेवलपिंग कंट्रीज है, जो अंडर डेवलप कंट्रीज है, उनको फायदा नहीं है। अब जो डेवलपिंग और अंडर डेवलप कंट्रीज थी, जो सब्सिडीज देती थी, वो सब्सिडीज बंद हो गई। ठीक है, पॉलिटिकली देखो तो स्टेट का इंटरफेरेंस कम हो गया है, बड़ी बड़ी कंट्रीज की कंपनीज आ रही है और उन देशों में इन्वेस्ट कर रही है और उन देशों को फायदा हो रहा है। तो इसलिए क्रिटिक्स बोलते हैं इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, और हर कंट्री की अपनी अलग अलग नीड है। तो अंडर डेवलप कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज की अभी दूसरी नीड है, उनकी वेलफेयर अप्रोच के टुवर्ड्स नीड है, और जो कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से वो लोग नहीं कर पा रहे, कल्चर इन्फ्लुएंस हो रहा है। तो ये तमाम तरीके की क्रिटिक्स किसके साथ में, तमाम तरीके के क्रिटिक्स हमको ग्लोबलाइजेशन में देखने को मिलते हैं। तो ये सारे ग्लोबलाइजेशन की क्रिटिक्स का कहना था। अब इसी के साथ हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पे खत्म। अब मैंने आपको फिर से भी बताया क्वेश्चंस कहां से बनेंगे, क्वेश्चन एनसीईआरटी से बनेंगे। मैंने जो मसाला रिवीजन बनाया है उन मसाला रिवीजन को देख लो, उनमें एक समरी हो जाएगी। क्वेश्चंस आपने देख लिया, मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवा दूंगा, तो उसकी टेंशन नहीं लेना। अभी मैंने क्वेश्चन पढ़ा और बस मैंने आंसर आपको मुंह से बताते गया, क्योंकि मुझे इतनी उम्मीद है कि आंसर पढ़ने में सिर्फ आपका समय जाता। अब मैंने आपको एक ओवरव्यू देते गया कि आप लोग क्या लिखोगे, और मुझे उतना विश्वास है कि आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, तो मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियो आप लोग YouTube से एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको YouTube पे वीडियो नहीं मिले तो मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट उसका सोल्यूशन है। वेबसाइट पे पहुंचने के लिए सिंपली magnetbrains.com लिख के गूगल पर सर्च कीजिएगा, और जैसे ही magnetbrains.com लिख के सर्च करेंगे इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे CBSE इंग्लिश मीडियम में चले जाना, CBSE इंग्लिश मीडियम में जाने के बाद यहाँ पे क्लास 12th में चले जाना, और जैसे ही क्लास 12th को टच करोगे यहाँ पे क्लास 12th के सभी सब्जेक्ट के वीडियोज आपको नजर आएंगे। थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आओगे तो यहाँ पे क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस नजर आएगा, और जैसे ही आप यहाँ पे क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस पे जाते हैं, यहाँ क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस के वीडियो होंगे एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज। अगर यहां से भी नहीं पढ़ना है तो मैग्नेट ब्रेन्स का ऐप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, वहां पे भी सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। और वहां से भी नहीं पढ़ना है तो आपको यूट्यूब पे तो सारे वीडियो मिल ही जाएंगे।
ठीक है। मैग्नेट ब्रेन्स एक कंप्लीट फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे जितने भी वीडियोस अवेलेबल हैं सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। सो ज्यादा से ज्यादा इन वीडियोस को शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।